So hello friends, now very good evening to all again. So again we are come back now. So हाँ, तो जैसा कि पिछले लेक्चर में लास्ट में एक कमेंट आया था और ऐसा हुआ भी है कि लास्ट में मेरी वॉइस शायद नहीं आ रही थी। रिकॉर्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, कोई वॉइस अगर चली जाती है पता नहीं चलता है क्या इशू था, माइक शायद ऑफ हो गया था। तो लास्ट के सेशन में मैं पूरा कवर कर लिया था, सेशन को एंड करने वाला ही था। फिर मुझे याद आ गया कि एडिशन पढ़ा दिया हूँ तो वहीं कोई वेक्टर पढ़ा दूँ। शायद 10 मिनट का ड्यूरेशन था वो। जब मैं आपको ये वाली जो इतना पार्ट है ना, बस यही पार्ट में इसलिए स्लाइड को लेके आया हूँ। इतना जो पार्ट मेरा बच रहा है ना अभी, इतना उन्होंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, पर उसमें मेरी वॉइस नहीं आई थी। एक्चुअली मैं बस ये बता रहा था, मैं एडिशन पढ़ा चुका था। मैंने बस ये बताने की कोशिश करी कि जो सब्ट्रैक्शन है ना, वो कोई अलग चीज़ नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज काइंड ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही है, बस कुछ उसमें जस्ट एक चीज़ उल्टी करी गई है, बस है वो एडिशन ही। तो मैं सोचा कि वाइंड अप करते सेशन को पर लगा के ठीक है पर करा दूँ, तो मैंने उसमें पढ़ाने लगा, पर आई थिंक माइक ऑफ हो चुका था तो अब मेरी वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, आप मैं इसको रिकॉर्ड करा देता हूँ। मैंने क्या बोला था, तो मैंने यहाँ पे क्या आपको समझा रहा था कि मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, एडिशन ही है। ठीक है, जैसे अगर मैं 5 में 2 अगर ऐड करूँ तो 7 आता है ना। तो अगर मुझे 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, अगर मुझे 5 - 2 करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 + -2। यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखिए ना, तो 5 एक नंबर है मेरा, -2 एक नंबर है, ये दोनों एक नंबर हो गए। इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। एक्चुअली एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर को मैंने जोड़ दिया तो एक काइंड ऑफ सब्ट्रैक्शन होगा, इसी को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। पर एक ये क्या काइंड ऑफ एडिशन ही तो कर रहा हूँ मैं। 2 नंबर को जोड़ना एडिशन होता है। यहाँ पे 2 अलग तरीके के नंबर जोड़ रहा हूँ, एक पॉजिटिव नंबर लिया एक नेगेटिव नंबर लिया, इनको जोड़ रहा हूँ तो इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये बोला 5 में -2 जोड़ने का क्या मतलब है कि 5 में से 2 हटा लीजिए, 3 आ गया, तो ये 3 आ गया। तो मैं आपको न्यूमेरिकल बेस पे बताया था, फिर मैं इसको वेक्टर के बेस पे और बताया था। तो जस्ट एक सेकंड में थोड़ी देर के लिए अपना ऑफ करता हूँ कैमरा, आपको ये चीज़ दिखा। अच्छा अभी तो आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि जो मेरा वेक्टर था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन किधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसका ये वाला डायरेक्शन इधर है, ये वाला डायरेक्शन इधर है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है ना, ऐसे रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर आया तो सी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी हुआ। पर लेट्स से मुझे अज्यूम करें कि मुझे निकालना हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो मैं वही बोल रहा हूँ मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस करना है, तो माइनस तो मैं पढ़ा ही नहीं है। हमने आपको जब से दो लेक्चर कवर किया है, 2 लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही पढ़ा है वेक्टर का। सब्ट्रैक्शन कैसे सर करें सर, सिंपल है ना। वेक्टर क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, एक ये वेक्टर है ए वेक्टर प्लस मैं जोड़ रहा हूँ एक दूसरे वेक्टर को जो कि जिसका वैल्यू माइनस बी वेक्टर है। मैंने आपको इसको समझाने के लिए उस इंस्टेंट में मैंने बोला कि जो माइनस बी वेक्टर का आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको ई वेक्टर बोल दीजिए ना, आप उसको ई एक नया वेक्टर बोल दीजिए। अभी अगर आप ए माइनस बी लिख रहे हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ई वेक्टर। तो मैं आपको यही समझा रहा था वहाँ पे कि जो मैं 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ले रहा हूँ ना, वो भी काइंड ऑफ एडिशन ही है। जो ए माइनस बी लिख रहा हूँ, अगर मैं ई को बोल दूँ माइनस बी वेक्टर, मैंने आपको माइनस लेना बताया था पिछले लेक्चर में, अगर सी वेक्टर ऊपर है तो माइनस सी जस्ट इसके अपोजिट होगा, जस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी। तो माइनस करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, तो हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रखना, उसकी डायरेक्शन उल्टी करनी, वही तो माइनस वेक्टर होता है उसका। तो उस माइनस वेक्टर को मैंने ई वेक्टर बोल दिया, एक नया वेक्टर। इन दोनों को मैं ऐड कर ले रहा हूँ ऐसे, तो क्या हो गया मेरे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया। तो मैं वही दिखा रहा था कि जो बी वेक्टर आपका ऊपर था यहाँ पे ऐसा, अगर मुझे माइनस बी वेक्टर करना है तो क्या इसी देखिए बी वेक्टर यहाँ पे था ऐसे ऊपर, इसी सेम एक्सिस पे मैं नीचे आ जाऊँगा सेम मैग्नीट्यूड का, मतलब ये जितनी लेंथ है ना उतनी लेंथ ये होगी, लेंथ दोनों की सेम होगी। जस्ट मैं नीचे लेके जा रहा हूँ इसको, यहाँ पे एरो इसका देखिए बैकवर्ड करिए, एरो इधर कर दिया तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया ना। अब ये माइनस बी वेक्टर को आप कुछ देर के ई वेक्टर बोल दीजिए, आपको प्रॉब्लम होगी माइनस बी वेक्टर को। तो आपको क्या मिला, एक ए वेक्टर यहाँ पे है, अभी मैं ऑफ करता हूँ, हाँ एक ए वेक्टर यहाँ पे है और एक ई वेक्टर यहाँ पे है, तो 2 वेक्टर का एडिशन हो गया ना। अभी भी क्या है, अभी भी तो 2 वेक्टर का एडिशन ही है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम लो, इसका पैरेलल ये और इसका पैरेलल ये, तो दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। ये जो डी वेक्टर आया ना, डी वेक्टर ए प्लस ई वेक्टर, यही है वो रिजल्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो आई थिंक आपको समझ आ गया, मैं आपको पिछले लेक्चर में क्या वो 10 मिनट बता रहा था। तो बस वही चीज़ कि अगर एडिशन खत्म करना सब्ट्रैक्शन ही खत्म कर देता हूँ। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो भी आई थिंक यहाँ पे आ गया। अभी जस्ट एक क्वेश्चन करते हुए समझ आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब मैं बस ये कहना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्शन में परेशान नहीं होना है। सब्ट्रैक्शन कोई नई टोप चीज़ नहीं है, सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ एडिशन, नथिंग इट इज राइट, ओके।
सो अगर हम इस पर कुछ क्वेश्चन ले लें, लेकिन लॉजिक तो समझ आ गया ना। कभी भी अगर माइनस बोलो तो माइनस को अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उस माइनस वेक्टर को ड्रॉ कर लीजिए, देन उसको एक नया वेक्टर ई वेक्टर बोल दीजिए, उस ई वेक्टर को ऐड कर लीजिए, खत्म कहानी। ये दो वेक्टर का एडिशन करना आपको आता ही है, चाहे किसी भी एंगल पे रखे हों, एडिशन तो करना सिखा दिया था मैंने आपको। अब ये बात है कि ठीक है, तो डायग्राम से क्लियर हो गया, ये तो डायग्राम से था कि अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डायग्राम से दिया गया। सर फॉर्मूले में कैसे रखें? जो फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला बताया थे आप, उसमें तो थीटा हम लोग लिए थे और ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों ही एडिशन हो रहा था, सब्ट्रैक्शन नहीं था। तो वहाँ पर जो फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तो एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन लेके आएगा सर, तो सब्ट्रैक्शन ले भी डिराइव कर लेते हैं। यहाँ पे जनरलाइज करना है बस उसी चीज़ को, कि जो मैंने ये वाला फिगर लिया है इसके लिए कैसे जनरलाइज होगी चीज़ें। तो पहले इसको जनरलाइज कर लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड ना, यही मैं पिछले लेक्चर में करा रहा था, तो वॉइस ऑफ हो गया था आई थिंक, यहाँ तक मुझे याद है, ठीक है ना। तो हम लोग सब फॉर्मूला डायरेक्ट करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट्स से मेरे पास ए वेक्टर यहाँ पे है और बी वेक्टर यहाँ पे है। आपको दिया ए वेक्टर बी वेक्टर है, लेकिन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये थीटा है, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा क्या है? डी बताइए, डी वेक्टर बताइए, जो कि किसके बराबर है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। आपसे ये पूछा जा रहा है। तो डायग्राम से ज्योमेट्रिकली तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कैसे करना है, वही ज्योमेट्रिकल यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जितनी हम लोग जो फॉर्मूला ड्राइव किए थे ज्योमेट्रिकली से ड्राइव किए थे, ज्योमेट्रिकल तो लोग पहले वैल्यू पकड़े थे, हम उसको जनरलाइज करके फॉर्मूला निकाले थे। तो चलिए अब उसको समझते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो मैंने भी वो क्या बताया कि जो माइनस बी वेक्टर हो कैसा होगा, जिस उल्टा, तो क्या इसी सेम एक्सिस पे माइनस बी वेक्टर यहाँ पे होगा कुछ ऐसा माइनस बी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी ना, ये वाली डायरेक्शन इसके अपोजिट होनी चाहिए, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। मैंने बोला माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो ये मैग्नीट्यूड है ना, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये वाली होगी, लेंथ चेंज नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। तो पूरा मुझे बताइए, पूरा पर एक स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा एंगल 180 डिग्री है। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो पूरा एंगल देखिए, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है पाई, और ये है थीटा। ये बचा हुआ एंगल, जो ये वाला एंगल जो मेरे रिजल्टेंट, मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ ना। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, अगर मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लूँ, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब है कि मैं इन दो वेक्टर का एडिशन कर रहा हूँ। लेट्स से मैं इसको ई वेक्टर बोल देता हूँ। ई वेक्टर क्या है सर? ई वेक्टर है लेट्स से माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो मैं दो वेक्टर का एडिशन कर रहा हूँ अभी ना, तो दो वेक्टर का एडिशन कर रहा हूँ, तो इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए वाला एंगल। तो इसी एंगल को निकालने के लिए मैं इस फिगर पे आ रहा हूँ। ये वाला जो एंगल कितना आ जाएगा, तो टोटल पाई है, तो थीटा हटा दूँ उसमें से, जो ये वाला एंगल का पाई माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि रेडियन में लिखना है तो रेडियन लिख लीजिए, अगर डिग्री में लिखना है तो डिग्री में लिख लीजिए। डिग्री में कैसे लिखेंगे सर? डिग्री में 180 माइनस थीटा लिख लेंगे, ठीक है। डिग्री में कैसे लिखेंगे? डिग्री में इसको लिख लेंगे 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। ये हो गया। इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? रिजल्टेंट इसका यहाँ आएगा ऐसा। ये तो ज्योमेट्रिकली हमने बता दिया था सर, इसमें नया क्या है कि मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे जरा इसको समझिए। अब मैं इसको हटाता हूँ ना, आई थिंक आप समझ चुके हैं। फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे मेरा डी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर के कैसे निकालेंगे देखिए। अभी इस फिगर को देखिएगा, फिगर नंबर 2 को देखिए। जो फिगर नंबर 2 है वेक्टर एडिशन है, और एडिशन वेक्टर का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, तो इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को एडिशन ऑफ वेक्टर से कर सकते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दो वेक्टर का एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उन दोनों का स्क्वायर। तो अभी नया वेक्टर बन गया ना ये वेक्टर, तो क्या मैं बोलूँ मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए की मैग्नीट्यूड चाहिए ना, मॉड ऑफ ई स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ई कॉस ऑफ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा चेंज होगा। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, और अगर ए प्लस बी करना है तो सिंपली कॉस थीटा आता है। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ए माइनस बी करना है तो क्या हो रहा है, भले मैं वेक्टर एडिशन कर रहा हूँ, पर यहाँ पे एंगल चेंज हो गया ना, 180 माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा। तो अब लिखता हूँ मैं कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, ये आ गया। अब देखिए बी वेक्टर ई वेक्टर के नेगेटिव में है ना, पर मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। मैंने क्या बोला, मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ बी के तो बराबर होगा। लाइक जो मॉड क्या है, लेंथ, तो लेंथ दोनों की सेम है। अगर ये पेन है पेन, तो पेन की लेंथ तो फिक्स है, टिप इधर है, डायरेक्शन इधर बता रहा है, पर इसकी लेंथ तो फिक्स है। अगर उसको रिवर्स कर दूँ ऐसे ही, जैसे बी वेक्टर है माइनस बी वेक्टर, तो लेंथ तो इसकी फिक्स रही ना, मैग्नीट्यूड तो इसका फिक्स है, तो मॉड दोनों का फिक्स है ना, डायरेक्शन चेंज हुई है।
तो मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाला, मेरे डायरेक्शन से लेना देना ही नहीं, मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, तो मुझको डायरेक्शन से कोई पंगा ही नहीं है ना। जहाँ जहाँ ई है मैं डायरेक्टली बी रख दूंगा। मतलब आपको समझना क्या है सिंपली कि जो भी आप फॉर्मूला पढ़े थे एडिशन के लिए ना, उसमें सब चीज़ें सेम है। ए की जगह ई आएगा, बी की जगह बी आएगा, ए इंटू बी आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ ई इक्वल टू मॉड ऑफ बी है। बस यहाँ पे चेंज आएगा कि अगर ए और बी के बीच के अंदर थीटा है, यहाँ पे 180 माइनस थीटा करेगा। कॉस मतलब पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, अगर नहीं पढ़ा तो एक प्रॉपर्टी लिख लीजिए, यदि आप इनिशियली स्टार्ट करते हो तो नहीं पढ़े होंगे। अभी आपका शायद ट्रिग्नोमेट्री आएगा सेकेंड चैप्टर, वहाँ पे पढ़ेंगे कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, इसके बराबर एक प्रॉपर्टी है, अभी पढ़ लीजिए, इसको याद रख लीजिए, आप इसको पढ़ेंगे आगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अभी मान लीजिए तो अगर मुझे मॉड ऑफ डी वेक्टर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो कितना आ जाएगा सर? वही सेम फॉर्मूला रखना है कि ए का स्क्वायर, ए बी लिख रहा हूँ, मतलब ए बी मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ ना, वेक्टर नहीं, यहाँ पे रूट के अंदर वेक्टर भी लिख रहा मैं। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा को मैं माइनस ऑफ कॉस थीटा लिखूँ, तो माइनस पहले लिख देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। आई थिंक आप फॉर्मूला समझ चुके हैं, फॉर्मूले में डिफरेंस कहाँ है, सब चीज़ें सेम है, बस जहाँ पे 2ab cos थीटा आ रहा था वहाँ पे माइनस थीटा आएगा, जहाँ पे 2ab cos थीटा आ रहा था ना वहाँ पे माइनस cos थीटा आएगा, बस यहाँ पे डिफरेंस है बस। तो जब भी कभी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करेंगे तो पॉइंट टू बी नोटेड, दो वेक्टर के बीच का, लाइक अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच के अंदर थीटा दे रखा है, पर अगर आपको चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो एडिशन का फॉर्मूला ही लगाएंगे, बस बीच में एक नेगेटिव लगा दे। मैंने आपको ड्राइव करके दिख रहा है नेगेटिव क्यों आ रहा है, मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया, सिंपल यही करना है। तो इतना ये सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मतलब कुछ खास नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं लेता हूँ उस पर, पर एडिशन इज काइंड ऑफ सब्ट्रैक्शन, दोनों सेम ही है, कुछ ऐसा बड़ा कोई टॉप चीज़ मैं पढ़ से बताऊँ, इतना ही समझना था आपको। और इससे मैं हाँ सिंपल पे एक सिंपल ऐसा फॉर्मूला लेके दिखा देता हूँ, फिगर पे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है ओके। तो मैं आपको एक सिंपल एक जस्ट वैसे पहले नॉर्मली विजुलाइज करता हूँ, हो क्या एक्चुअली कि मान लीजिए मेरा अगर ए वेक्टर है से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, मान लीजिए बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 1j कैप प्लस 7k कैप। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा यहाँ पे क्या पूछेगा कि डी वेक्टर बराबर बताइए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर कोई ये पूछेगा तो क्या करूँगा, तो आपको ज्योमेट्रिकली इसके ऊपर बता दिया, फॉर्मूले से ड्राइव यहाँ पे करवा दिया। अब डायरेक्ट वेक्टर एडिशन भी सिखा रहा हूँ। तो वेक्टर एडिशन में क्या करते थे, आई को आई के साथ ऐड करते थे, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली, आई का आई के साथ सब्ट्रैक्शन। तो किसको किससे सब्ट्रैक्ट करो, ये यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ए में से बी को घटा रहा हूँ ना, तो ए के कोफिशिएंट से बी के कोफिशिएंट को घटाइए, तो उल्टा मत कर दीजिएगा कि बी में से ए को घटा दूँ तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जो भी आएगा उल्टा आएगा। तो ए में से बी को घटा, मतलब आई का ए में से आई का बी, तो बस 2 माइनस का 3, मतलब किसको लिखूँगा 2 माइनस ऑफ 3i कैप, आई बात समझ में, 2 माइनस 3i कैप देन प्लस 3 माइनस 1j कैप। ये -1 क्यों कर रहा हूँ सर, क्योंकि माइनस बी का है ना, माइनस j कैप आ रहा है ना फिगर में, हाँ ठीक है, प्लस 5 माइनस 7k कैप। और उतना तो कर ही सकते हैं आप, मतलब आपको कहने का मतलब मैं वेक्टर वाइज बोलूँ तो आप वेक्टर ऐसे निकाल सकते हैं, ए माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 2 माइनस 3 यानी कि -1i कैप, 4 माइनस 3 माइनस करने यानी कि 2j कैप एंड 5 माइनस 7 है 7, 5 माइनस 7 यानी कि -2k कैप। तो ये माइनस भी आ गया ऐसे। तो आप ऐसे भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने क्या बताया था, इस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है ना कि अगर आपको कोफिशिएंट पता चल जाए, कोफिशिएंट तो अभी कोफिशिएंट हो गए ना, जो डी वेक्टर था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, तो एक्स का कोफिशिएंट ये, वाई का कोफिशिएंट ये, जेड का कोफिशिएंट ये, तो अंडर रूट लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर लेंगे, वहाँ से भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हम लोग जैसे बिल्कुल एडिशन करते हैं ना, सेम वही चीज़ करनी है, बस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब किसको किससे माइनस करना है, बस इतना ही समझना है। तो लेट्स से एक एग्जांपल कर ही लेते हैं इस पर कि मान लीजिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैं उसको ज्योमेट्री के लिए पूछता हूँ आपको, ठीक है। तो लेट्स से टेक एन एग्जांपल, अगर एग्जांपल कोई सोचे हैं तो एक 10 और 5 और 123 है आई थिंक, हाँ। तो एक 10 का मैग्नीट्यूड ले लीजिए यहाँ पे, और एक 5 का मैग्नीट्यूड ले लीजिए यहाँ पे, इनके बीच का एंगल 120, हाँ 120 सही है, 120 डिग्री है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको एक बार सॉल्व करिए ना,
निकालना क्या है, ये ए वेक्टर है, ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है। मैं आपसे चाहता हूँ, मैं सी चाहता हूँ जो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, मैं ये चाहता हूँ, पर आप मुझे मैग्नीट्यूड निकाल के बता दीजिए, उतना भी काफ़ी है। तो आप इसको दोनों क्वेश्चन से कर सकते, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप प्रोजेक्शन लाइक देखिए, अगर बहुत ध्यान से को समझे तो दो तरीके से कैसे कर सकते हैं। लाइक एक तो आप एक्स वाई ड्रॉ कर लीजिए ऐसे ऐसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो एक्स में है उसको एक्स में रहने दीजिए, जो एक्स वाई में नहीं है उसको एक्स में रिजॉल्व कर लीजिए। लाइक आप इस 5 को रिजॉल्व कर सकते हैं एक वाई कंपोनेंट के अलावा और एक माइनस एक्स कंपोनेंट के अलावा, फिर ऐड करके नेट एक्स में नेट वाई में आ गया तो उसका रूट ले लेंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका अभी सिंपली ए वेक्टर बी वेक्टर लिखना सिखाया था आपको, वैसे वेक्टर लिख लीजिए। तो अगर मैं ए वेक्टर को लिखूँ तो ए वेक्टर किसके बराबर है, यहाँ से ए वेक्टर बराबर है 10 का आई कैप, क्योंकि टोटल एक्स एक्सिस में है ना। और बी वेक्टर किसके बराबर है सर, तो अगर बी वेक्टर में लिखूँ तो बी वेक्टर ऐसा है ना, तो 120 डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री है ना। तो यहाँ पे अगर 120 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री। तो इधर का कंपोनेंट कौन सा है, 5 का cos 60 ना, क्योंकि ये 5 के साथ वाली एक्सिस है ना, ये 5 के थीटा के साथ वाली एक्सिस है, तो 5 का cos 60 यानी कि साइन 30 यानी कि 5/2, ये 5/2 माइनस आई कैप है। तो बी वेक्टर क्या है, माइनस ऑफ 5/2 आई कैप, और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा ना, ये बढ़ जाएगा, इसको हटा दूंगा मैं। तो 5 का साइन 60, क्योंकि जो अपोजिट रहता है उसको साइन बोलते हैं। फाइन का 5 का साइन 60 कितना देगा, 5√3/2, ये जे कैप में, पॉजिटिव जे कैप में, तो 5√3/2 जे कैप। तो देखिए मैंने आपको ए वेक्टर बी वेक्टर निकाल दिया। अब सिंपली क्या करिए, ए माइनस बी करना है तो आई के आई के साथ कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देन ए का जे वाले कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। एक तरीका ये हो गया जो वेक्टर के लिए बता ही दिया। ऐसे ही कर लेना है आपको। मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्टली निकालो तो कैसे निकालो मैं आपको वो समझाता हूँ। मैंने आपको जो फॉर्मूला दिखाया था मैग्नीट्यूड का दिखाया था ना, उसे तो आप कर ही सकते हैं। मैं आपको इसको फॉर्मूला रिलेट करना दिखाऊंगा, खुद से फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो रेट से मुझे ना इतना कौन बार बार काम करेगा, क्या काम करना है सर, कि पहले एक बार वेक्टर लिखूँ, फिर उनका सब्ट्रैक्शन करूँ, फिर जो एक्स वाई जेड आया उनका स्क्वायर करके ऐड करूँ। तो एक बार में कर सकता हूँ ना, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, तो फॉर्मूले से कर लीजिए। अगर मुझे सिंपली मॉड ऑफ सी वेक्टर चाहिए, मॉड ऑफ सी वेक्टर यानी कि क्या, अगर मुझे सिंपली मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड चाहिए, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, सेम फॉर्मूला एडिशनल रहेगा। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच जो एंगल है ना वो 120 से घट जाएगा, या फिर माइनस ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा। सिंपली वो करना है आपको। तो ए वेक्टर यानी कि ए का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी का स्क्वायर 5 5 के 25, ठीक है, प्लस नहीं, याद रहे जब माइनस कर रहा हूँ तो अगर फॉर्मूला का दिखाऊंगा भी आपको ऊपर, माइनस ऑफ 2ab cos थीटा, वहाँ पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, या फिर ऐसे लिखिए, या फिर इसको आप प्लस ऑफ 2ab cos 180 माइनस थीटा लिखिए। तो 180 माइनस थीटा उसके याद ना रहे तो मैं इसलिए सिंपल आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ पे प्लस आएगा वो एडिशन भी होगा, जब वो माइनस आ जाएगा माइनस 2ab cos थीटा, थीटा क्या सिंपल ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे माइनस कर लीजिए 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5, कॉस ऑफ थीटा यानी कि कॉस ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो कि 120 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल है। तो सिंपली देखिए आप यहाँ से एक लाइन में मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना ऊपर, ये देखिए मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए ड्राइव करवाया यहाँ पे, ये वाला ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला ये मैंने इसीलिए आपको ड्राइव करवाया है। यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं ना, देखिए वाला वैल्यू, यही तो है वो फॉर्मूला, यही है ना, कॉस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 180 माइनस थीटा। तो इतना मतलब वो करने कॉम्प्लेक्स करने से बढ़िया प्लस माइनस सीधे याद कीजिए। तो सब्ट्रैक्शन भी हो गया, एडिशन भी हो गया, खत्म, वेक्टर तो इतना ही था। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक वो लॉ बताया था, मैंने नाम नहीं वहाँ पर दिखाया था, उसको पॉलीगॉन लॉ बोलते हैं। मैंने आपको लॉ तो बता दिया था पर मैंने उसको नाम नहीं लिखा था, बुक में पढ़ेंगे तो सोचेंगे सर आज नहीं पढ़ा है, तो उसको नाम बता देता हूँ एक बार, नाम क्या है उसका, ठीक है। तो बिल्कुल ही परेशान मत कीजिएगा, एक सेकंड रुकेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर भी कवर करेंगे पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। तो पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है, पॉलीगॉन लॉ कि एन वेक्टर्स का अगर एडिशन करना हो
जो सिक्वेंशली ऐड हो। सिक्वेंशली का मैंने बताया था एक का हेड दूसरे के टेल से, दूसरे का हेड तीसरे के टेल से, चौथे का हेड तीसरे के टेल से। मैं लिख के दिखाता हूँ। लेट से यहाँ पे कोई A1 वेक्टर है, देन यहाँ पे A2 वेक्टर है, देन यहाँ पे A3 वेक्टर है, देन यहाँ पे सो ऑन, ऐसे ऐसे करते करते लेट से AN वेक्टर आ गया। लेट से यहाँ पे लास्ट में कोई AN वेक्टर होगा। देखिए कितने सारे वेक्टर हो गए ना, मैंने आपको 3-4 वेक्टर लिख के दिखाया भी था। तो बहुत सारे मान लीजिए वेक्टर हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई के सब एक ऑर्डर में होनी चाहिए। एक का हेड दूसरे का टेल, दूसरे का तीसरे का टेल, ऐसे ऑर्डर में होनी चाहिए। तो अगर इनका रिजल्टेंट लिखना है तो सिंपली क्या ड्रॉ करना है रिजल्टेंट के लिए आपको, सिंपल रिजल्टेंट में ड्रॉ करना है आपको इनिशियल के टेल से फाइनल का हेड से टेल का टेल से ज्वाइन कर लीजिए। ये जो सी वेक्टर है ना, सी वेक्टर, इस सी वेक्टर को मैं सिंपली पॉलीगॉन लॉ इसको बोलते हैं। मैं इसको क्या बोलूँगा, दिस इज द ए वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, सो ऑन AN वेक्टर का एडिशन। इसी को बोलते हैं वेक्टर एडिशन बाई पॉलीगॉन लॉ। यही आपका पॉलीगॉन लॉ, इसी को पॉलीगॉन लॉ बोलते हैं। मैंने करा दिया था आपको किसी लेक्चर में ये चीज़, तो बस मैंने आपको नाम लिख दिया था पॉलीगॉन लॉ, मैंने लिख दिया कॉपी में। परेशान मत होइएगा कि पढ़े नहीं, बाकी पढ़े सब रहे हैं, ठीक है। तो पॉलीगॉन लॉ हो गया, और नेगेटिव का मैंने आपको वो भी करा दिया। अच्छा, जो नेगेटिव का क्वेश्चन तो उसको रिजोल्यूशन से कर सकते हैं ना, रिजोल्यूशन में करके दिखाया था। एक्स और आई का जो लिखे थे आप, रिजोल्यूशन ही था वो। मैं क्या बोलता हूँ उसमें, ये जो मैंने किया तो रिजोल्यूशन से तो हो गया ना, यही तो है रिजोल्यूशन। अगर मैं रिजोल्यूशन की बात करूँ तो रिजोल्यूशन यही है ना 5 का, 5 का रिजोल्यूशन कर लिया आई कैप जे कैप में। अब मैं इसको 10 आई कैप के साथ जोड़ दूंगा, वही हो गया, ठीक है। तो इतना ही है वेक्टर। अब एक लास्ट मतलब वेक्टर तो खत्म है आपका, जो मैंने कराया खत्म है। एक क्रॉस प्रोडक्ट बच रहा है, एक डॉट प्रोडक्ट बच रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट अभी करा दूँ, या फिर टॉर्क में, जब टॉर्क का चैप्टर आएगा ना मिड में, आपका क्लास में मिड पे, मिड सिलेबस में मिड का चैप्टर है रोटेशन, जहाँ पर रोटेशन मोशन का टॉर्क, हम लोग जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वहाँ पे टॉर्क का, एंगुलर मोमेंटम का, टॉर्क होता है कॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम होता है कॉस एम वी। यहाँ पे क्रॉस है ना, यहाँ पे वो वहाँ पे वो यूज होगा। तो मैं वहाँ पे बता दें, यहीं बता देता हूँ, कहीं वेक्टर करो तो यहीं बता देता हूँ, आप एक बार रिवाइजन करवा दूँगा इसका, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करने पहले, हाँ पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट सिंपल है, मतलब नाम बड़ा है, कुछ काम इतना है नहीं, टफ है नहीं, आराम से हो जाएगा, तो वो परेशान मत कीजिएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं सर? देखिए स्केलर का क्या मतलब है, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। स्केलर का क्या मतलब है, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो जब भी किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखिए आप मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे, पर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग है। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, वेक्टर में कुछ रूल होगा। जैसे एडिशन क्या था, एडिशन का रूल था, एडिशन रूल तो फॉलो हो रहा था, पर कुछ एक वे में, एक तरीके से फॉलो हो रहा था ना, कि आई का आई के साथ ही जोड़ेंगे, आई को जे के साथ नहीं जोड़ सकते। वही चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन तो होगा यहाँ पर एक रूल से, एक नियम से होगा। ये वेक्टर का है, सिंपल लाइक आपका रियल नंबर का मतलब कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं कि लेट से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट से A1 वेक्टर है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। एक वेक्टर ये है लेट से, ठीक है, एक वेक्टर ये है, और लेट से दूसरा वेक्टर A2 वेक्टर है, कितना है सर, x2 i कैप, x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 ठीक है। ये दो वेक्टर है मान लीजिए आपके पास। तो अगर इन दोनों वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है ना, डॉट प्रोडक्ट को सिंपल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेट से ए वेक्टर यहाँ पे डॉट लगाते हैं, डॉट डेसिमल वाला डॉट, लेकिन ये डॉट थोड़ा बड़ा रहेगा, ये नीचे नहीं बीच में होगा। जो नीचे डेसिमल होता है यहाँ पे अगर आएगा कुछ नहीं, यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, पर उसको थोड़ा बीच में रखिए ऊपर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको मतलब डॉट प्रोडक्ट, बीच में एक डॉट लगा देंगे। तो डॉट में क्या करना होता है सर, डॉट में कुछ नहीं,
आपको डॉट अगर प्रोडक्ट कभी भी करना हो ना तो क्या करना है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर लीजिए। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे आई कप जे कप के कप मत लगाइएगा, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू है, एक क्वांटिटी है, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन नहीं है। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात करी जाएगी तो वहाँ पे हम कभी भी एंगल आई का जे कप नहीं लगाएंगे, सिंपल आई को आई के साथ, जे का जे के साथ, के का मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे करके दिखाता हूँ, अगर मैं आप करूँ तो x1 इंटू x2 मल्टीप्लाई किया प्लस ऐड किया, y1 इंटू y2 मल्टीप्लाई किया देन ऐड किया, z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई किया देन ऐड किया, खत्म। इतना ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये कहाँ होगा सर, जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पे चैप्टर 3 में वर्क पूछा जाएगा, तो एफ डॉट एस करना पड़ेगा। एफ एक वेक्टर है, एस भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जो एनर्जी है जिसे मैं ये दिखाऊँ तो मैं बताता हूँ इसका का मतलब क्या है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, एक ऊर्जा है, एक क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा थोड़ी है 5 जूल आई कैप में, 5 जूल जी कैप में, ऐसा कुछ नहीं। वर्क एक क्वांटिटी है, एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। तो वर्क की जब बात करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस। एफ डॉट एफ वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा, डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा एस वेक्टर के साथ। तो जो एफ के वेक्टर होंगे ना आई कैप जी कैप के कैप में, उनका मल्टीप्लाई करेंगे एस के आई कैप जी कैप के साथ, उनको ऐड कर लेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा एफ डॉट एस का। यहाँ से आपको वर्क डन निकालने में हेल्प होगी, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ, नहीं तो मैं एक्चुअली वहीं पर पढ़ाता हूँ, पर वेक्टर खत्म कर रहा है तो यहाँ पे अच्छे से ले लेते हैं इसको, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा था, ठीक है। मेरे चैप्टर के तो कम्प्लीट हो ही जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अभी क्या करें, एक सिंपल एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेना नहीं चाहिए पर ठीक है ले लेता हूँ। एक मान लिया कोई क्वेश्चन कराता वर्क एनर्जी वाला करा दे, सबसे बढ़िया। अभी उसका फील तो नहीं आएगा पर आप समझ जाएंगे। मान लीजिए मेरा फोर्स वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। कहने का मतलब मैं किसी बॉडी पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, 2 एक्स एक्सिस में, 3 वाई एक्सिस में, 4 जेड एक्सिस में, और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ अलग तरीके से। उसका डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर जो है ना वो हुआ लेट से 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। लेटेस्ट अज्यूम, यार समझेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। कई बार वो पाथ दे देगा, कई बार नहीं देगा, तब तो निकालना पड़ेगा। तो बस 2 वेक्टर आगे मैं पूछूँ वर्क बताइए, जैसे मैं यहीं पे पूछ लेता हूँ, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। फाइंड, बहुत बच्चे घबरा जाएंगे सर वेक्टर में वर्क एनर्जी नहीं, मैं बस वो रिलेट कर रहा हूँ, आगे उसको पढ़ाना है तो रिलेट कर रहा हूँ, कुछ में टफ तो नहीं है ना इतनी। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ, बाई फोर्स एक्स कि मतलब मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि जो एफ है वो इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करवा ले, इसी ऑब्जेक्ट को मैं कुछ फोर्स एफ लगा के मोशन कर रहा हूँ, तो मैं कुछ इस पर एनर्जी लगा रहा हूँ ना, कुछ मैं वर्क कर रहा हूँ, इसको यहाँ से ऊपर उठा रहा हूँ तो इस पर एनर्जी कर रहा हूँ, तभी तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, पोटेंशियल का चेंज हो रहा है। तो जो वर्क हो रहा है इस फोर्स के कारण हो रहा है। तो मैं वही आपसे वर्क पूछ रहा हूँ कि मुझे वर्क बताइए मैं कितना वर्क कर रहा हूँ। तो सिंपल क्या होता है सोल्यूशन वर्क का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला होता है सर सिंपल एफ डॉट एस। तो यही तो है डॉट प्रोडक्ट। तो एफ वेक्टर का आई कैप, एस वेक्टर का आई कैप, तो 2 इंटू 1 2 प्लस वाई एफ वेक्टर का वाई कंपोनेंट जो कि 3 है इंटू एस वेक्टर का वाई कंपोनेंट जो कि 2 है प्लस, यहाँ पे देखिए आई कैप जी कैप नहीं लगा रहा, एक्स कंपोनेंट एफ वेक्टर का जेड कंपोनेंट जो कि 4 है, एस कंपोनेंट का 3 जेड कंपोनेंट की 3 है, जोड़ लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 3 12, 6 प्लस 2 8, 12 प्लस 8 20, तो 20 जूल। अगर ये फोर्स आपका न्यूटन मीटर में है और एस वेक्टर मीटर में है, 10 जूल आ जाएगा। 20 जूल आपने वर्क किया इस बॉडी को मोशन को कराने के लिए। वर्क नीचे का सिंपल सवाल हो गया, सिंपल सवाल है बेसिक। तो ऐसे वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे। सिंपली एक चीज़ बचता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लिकेशन 2 तरीके होते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। पर जो टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है घुमाऊ इफेक्ट, किसी भी फोर्स पे कितना फोर्स करें मैं घुमाना चाहता हूँ। जैसे इस पेन को पेन नहीं तो एग्जाम्पल, हाँ पेन का ले, लेट से पेन दिख रहा है क्या, लेट से पेन ऐसे है,
मैं इसको पकड़ ऐसे घुमा रहा हूँ, चल रहा है नहीं, ऐसे चल रहा है। क्या हो कि इस पेन को मैं यहाँ पे हिंज कर लूँ और यहाँ पे फोर्स लगाऊँ, ऐसे देखिए घूम गया, ये चला नहीं। अभी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा चल रहा है ऐसे ऐसे। पर अगर मैं इसको टॉप पे पकड़ाऊँ, ऐसे लेके घूम गया, ये चल नहीं रहा है, धीरे से रोटेट हो रहा है। तो टॉर्क यही तो कितना मैं फोर्स यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे देखिए ये रोटेट हो रहा है ना, ये कितना मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि रोटेट हो रहा है, इसको टॉर्क बोलते हैं। और मैं कितना फोर्स दे रहा हूँ जिससे मैं इसको एक मतलब एक ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, कि हम इसको कितने एक्सेलरेशन लेकर चल रहे हैं, इसको फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स तो लग रहा था, तो घुमाऊ इफेक्ट लग रहा है, घुमा है। दरवाजा देखिए, दरवाजा का जो डोर है, आप डोर को जब ओपन करते हैं तो हिंज है, हिंज के अबाउट लाइक ये आपका डोर है, जैसे हिंज है तो ऐसे डोर ओपन होता है ना, डोर ऐसे मूव नहीं करता है, डोर एक पॉइंट पे हिंज है, ऐसे डोर ओपन होता है, क्लोज होता है, यहाँ पे टॉर्क लगाते हैं। तो कहने का मतलब वैसे बेसिक बहुत डीप इसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे, डीप इसको मत कीजिएगा। लेकिन हम वहाँ पे टॉर्क निकालेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ टॉर्क है क्या। टॉर्क यही टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला पहले मैं पढ़ा रहा था क्रॉस प्रोडक्ट, से मैं टॉर्क के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था अभी कि हमारे पास प्रोडक्ट दो तरीके होती है, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, दूसरे प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट के बारे में थोड़ा सा। दूसरा प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है सर, क्रॉस का मतलब तो समझ आ रहा है, क्या क्रॉस हो रहा होगा। एक बात तो देखिए, ये वेक्टर प्रोडक्ट, इसको बहुत लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कई बुक्स में बहुत लोग इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी लिखा होता है, बोलते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगी, इस बार जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो उसका वेक्टर क्वान्टिटी आएगा। लेकिन मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा था तो वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी, पर अभी मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये कैसे करते हैं तो दिखाता हूँ। आपने क्लास 10 में डिटर्मिनेंट पढ़ा है, डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा तो मैं आपको ओपन करना बता दूंगा, डिटर्मिनेंट का थोड़ा सीरीज होगा। तो करते कैसे हैं सर, ये ऐसे करते हैं कि लेट से दो वेक्टर आपके पास, सेम वो वेक्टर मैं ले लेता हूँ, याद है ना, A1 वेक्टर क्या था, x1 i कैप, x2 j कैप, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, A2 क्या था, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। तो लेट्स से को मुझे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन साइन क्रॉस, एक्स तो बन रहा है पर क्रॉस है, इसको क्रॉस पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, ए क्रॉस बी, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं क्या क्रॉस कर रहा हूँ, A1 क्रॉस A2 कर रहा हूँ, और A1 A2 कहाँ पे सर, पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने कराया था। इसको करते कैसे हैं, देखिए किसी भी वेक्टर के तीन कंपोनेंट होंगे, आई कैप जे कैप के कैप। अब पहली रो ना आई कैप जे कैप लिखनी है, क्या लिखनी है, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे लिख लिया आपने। फिर जो वेक्टर पहले आएगा ना उसको यहाँ पे लिखना है, फिर जो वेक्टर बाद में आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू आप चेंज नहीं कर सकते। A1 क्रॉस, अच्छा डॉट प्रोडक्ट में ना आप A1 डॉट A2 करिए, A2 डॉट A1 करिए, सेम बात है, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं है। मैं लिख दूंगा आगे भी, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू A2 क्रॉस A1, ये इसके बराबर नहीं होगा। ये कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी को एसोसिएट नहीं करता है, ठीक है, तो कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अगर आप A2 करेंगे तो पहले आपको A2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, A1 फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हरी बात समझ में, तो इतना याद रखें कि A1 बराबर A1 क्रॉस A2, A2 क्रॉस A1 के बराबर नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा अब कैसे करना है, तो A1 के सारे कंपोनेंट I के नीचे I रखिएगा, J के नीचे J रखिएगा, K के नीचे K रखिएगा, ऐसे रखना होता है आपको। तो A1 का I कंपोनेंट क्या था, x1, A1 का Y कंपोनेंट था y1, A1 का Z कंपोनेंट था z1। सिमिलरली A1 A2 का, अभी A2 रखिएगा ना, A1 हो चुका ना अभी पूरा, अब A2 बच गया, A1 के बाद A2 आ रहा है, A2 यहाँ पर रखेंगे क्या, x2 y2 z2, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये डिटर्मिनेंट बराबर है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको ओपन करने का तरीका और तो तरीके से बता रहा हूँ कैसे होता है। देखिए तरीका होता है ऐसे, यहाँ से देखिए वो वेक्टर आएगी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वेक्टर ही बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तरीका क्या होता है कि आप किसी एक रो एक कॉलम को वन एट ए टाइम पकड़ेंगे 3 बार, मतलब जितने रोज हैं ऐसे उतनी बार काम करना पड़ता है। लेट्स से टेक एन एग्जांपल, तो अगर मैं सबसे पहले इसको पकड़ूंगा, इस आई को पकड़ूंगा, तो आपको क्या करना पड़ता है, जिस एलिमेंट को पकड़ रहे हैं उसके आगे उसके नीचे आप भूल जाएंगे कि कुछ भी है,
उसके आगे मुझे भूल जाएंगे, रेस्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेस्ट को कौन मल्टीप्लाई करेंगे, y1 इंटू Z2 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे y2 इंटू Z1। देखिए क्रॉस बन रहा है क्या, क्रॉस, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ऐसे आपको जे के लिए भी करना है, के लिए भी करना है। बस एक यहाँ पे ट्रिक है कि जे में आपको एक नेगेटिव लगा दीजिए, मिडल नंबर है ना, जो मिडल नंबर वो आपको नेगेटिव कर लेना, करके दिखा रहा हूँ। देखिए तो मैं सब क्रॉस लिखूँ तो क्या आएगा, A1 क्रॉस A2। तो आई को आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, जो भी आप एक्सिस पकड़ रहे हैं ना वो चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, आई लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए आपको वेक्टर क्वांटिटी आएगी ना। तो आई के साथ किसको ले रहे हैं आप, y1 इंटू Z2, y1 इंटू Z2, देन माइनस करना है y2 इंटू Z1, y2 इंटू Z1, ये वाली क्वांटिटी ना, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब पकड़िए किसको, अब पकड़िए दूसरे एलिमेंट को। दूसरा एलिमेंट कौन है सर, जे वाले को। बस यहाँ पे एक बात रहेगा, जे को क्या करना, नेगेटिव लगाना है। अब जे को पकड़ेंगे तो इसके नीचे का कॉलम और इसके आगे का रो, ये दोनों नहीं लेंगे। तो अब कौन कौन बचा, अब ये बचा, ये बचा और ये बचा और ये बचा। अब क्रॉस यहाँ बनेगा ऐसे और ऐसे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा देखने में, पर आप समझ रहे हैं ना कि जिस एलिमेंट को पकड़ेंगे ना उससे रिलेटेड जितने भी रो कॉलम उसको हटा देंगे। अगर मैं जे को पकड़ा, जे के नीचे एक कॉलम है और जे के ऊपर एक रो है, उनको हटा देंगे, उनको कंसिडर नहीं करेंगे, रेस्ट को कंसिडर करेंगे, उनका क्रॉस करेंगे। तो एक बात रखिए, जे में क्या करना है कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। बच्चे अगर मिस्टेक करते हैं आपको एक नेगेटिव करना पड़ता है एक अलग से। तो इसमें क्या करूँगा, पहले इसका अपवर्ड का मल्टीप्लाई करूँगा x1 का Z2 के साथ, तो x1 इंटू Z2, देन माइनस करना होता है x2 इंटू Z1, मतलब क्रॉस करना पड़ रहा है। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करते हैं ना, उल्टा, एक दूसरे का उल्टा। अब x हो गया, j हो गया। अब k को पकड़ूंगा, तो k को कैसे पकड़ूँ सर, k को देखिए, k को ऐसे पकड़िए। अब अगर इसको पकड़ूंगा तो क्या होगा, इसके नीचे का कॉलम ये वाला और इसके साथ का रो ये वाला, इन दोनों को हटा दूंगा। अब कौन कौन बच रहा है, अब ये बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है और ये बच रहा है, ये चारों बच रहे हैं ना, इनका क्रॉस करूँगा। कैसे, इसका क्रॉस देन माइनस इसका क्रॉस। हमेशा याद रखिए कि ऐसे क्रॉस करेंगे, जो ऐसे वाला क्रॉस करेंगे, जो अपवर्ड एलिमेंट क्रॉस करेंगे वो पहले आएगा, देन बैकवर्ड वाला आएगा। लाइक क्रॉस ऐसे होता है ना, एक ऐसे देन ऐसे। तो जो अपवर्ड क्रॉस है ना वो पॉजिटिव है, जो बैकवर्ड क्रॉस है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं, बस जे वाले को नेगेटिव देना होता, बाकी सबको ऐसे यूज करते हैं। के कंपोनेंट से कौन जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1, x2 इंटू y1, ये हो गया आपका कॉस। एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे, ये लिखा है x2 इंटू y1, ठीक है। अब जरा देखिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए ये तो मैग्नीट्यूड है लेकिन ये वेक्टर है ना, ये तो कोफिशिएंट है लेकिन ये जे का कोफिशिएंट वेक्टर है, जो जे का कोफिशिएंट और ये मैग्नीट्यूड है के का कोफिशिएंट बन गया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। पर मैं यहाँ पर कोई सी एग्जाम्पल नहीं लूँगा, यहाँ पर मैं भी इसको एग्जाम्पल नहीं ले रहा, क्योंकि अगर बिल्कुल बेसिक से अभी 10th पास करके आप 11th में अब आए हैं, फिर अगर जो भी पढ़ रहे हैं बहुत पहला बहुत बेसिक चैप्टर पढ़ रहा है, चैप्टर 1 पढ़ रहा है फिजिक्स में वेक्टर, मेरे हिसाब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 1 वेक्टर से ही। तो अभी आपका माइंड बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ लिया नहीं है, तो भी हम क्रॉस करके दिखाओ, कन्फ्यूज रहेंगे। आई थिंक डॉट करने मल्टीप्लिकेशन समझ लिया, क्रॉस समझ लिया कैसे करते हैं ना। मैं इसको जब टॉप के चैप्टर में लूँगा, जब क्रॉस करूँगा तो भर के क्वेश्चन है टॉप के, तो आपको न चाहते हुए भी चीज़ करनी पड़ेगी और ये चीज़ याद हो जाएगी। तो बिल्कुल परेशान मत कीजिए, जिसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ ऊपर से, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, ये चीज़ हम पढ़ेंगे कहाँ पढ़ेंगे, रोटेशनल चैप्टर में। यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे हमें क्रॉस करना ही पड़ता है। तो आप लोग करेंगे, आप करके दिखाएंगे, क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर, ठीक है। अभी मैं इस पर लूँगा, बाद मेरे लेक्चर में मिल जाएगा, क्रॉस इतना करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो है ना, डी कैलकुलेशन है। तो बस यहाँ पे आना कि करते कैसे हैं, क्रॉस हो गया डॉट हो गया, समझ आ गया ना। मतलब अभी के लिए इतना बस समझ लीजिए, अभी इसका कहीं यूज नहीं आएगा आपको, काइनेमेटिक्स मतलब कहीं वर्क एनर्जी तक कुछ नहीं मिलेगा, सेंटर ऑफ मास तक कुछ नहीं मिलेगा। टॉर्क पहली बार रोटेशन में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसके बाद यूज पड़ता है थोड़ा बहुत, बाकी मैथमेटिक्स आप बहुत डीप में पढ़ेंगे इन सबको। तो डॉट हो गया, क्रॉस हो गया, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। अब आई थिंक हो गया, एक ढंग का इज्जत से मजेदार क्वेश्चन ले लेते हैं,
फिर वेक्टर को ख़त्म करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, हाँ बिल्कुल खुशी हो रही है क्या? तो बिल्कुल इतना ही आसान चैप्टर था, पर अगर शिद्दत से पढ़े ना पूरी की पूरी फिजिक्स अगर मैं गारंटी दे सकता हूँ। सब कुछ लिंक्ड है, कुछ याद नहीं करना। मुझे तो बहुत टाइम होगा पड़े, मुझे सब याद है क्योंकि सब कुछ लिंक्ड है। मुझे कुछ याद, अगर इंस्टेंट मुझे कोई फॉर्मूला कुछ लेना है, डीप का कुछ फॉर्मूला मुझे नहीं याद है, बेसिक फॉर्मूला याद है, पर जो अच्छा जो चैप्टर के अंदर का फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला मुझे याद नहीं है। कैसे करता हूँ उसको? लिंक करके रखा हूँ उसको, एक के बाद एक के बाद एक, सब कनेक्टेड है। तो कुछ टाइम 2 3 4 5 सेकंड मिलता है, कनेक्ट करके उसको याद कर लेता हूँ कैसे हुआ है। तो आपको सब कुछ ऐसे याद करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको वो याद किया ना भी, प्लस का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, माइनस के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला का वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वैसे सब कुछ लिंक्ड है कि माइनस आया तो ऑब्जेक्ट का कॉस्ट का कंपोनेंट माइनस हो जाएगा, प्लस आया तो सब प्लस में रहेगा, खत्म हो गया लिंक। कभी भी याद ही नहीं करना पड़ता। तो पॉलीगॉन लॉ हो गया, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। एक ढंग का क्वेश्चन लेते हैं, इज्जत से बढ़िया से लेते हैं ना, कंपोनेंट ही कंपोनेंट करने पड़ेंगे ताकि यदि हम चैप्टर एंड कर रहे हैं तो ढंग से प्रैक्टिस हो जाए कंपोनेंट लेने की। क्योंकि जब इसके अगर हम आगे बढ़ेंगे ना काइनेमेटिक्स में, तो कंपोनेंट ही कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। वेलोसिटी का कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट, एक्सीलरेशन का कंपोनेंट, मतलब खूब सारे कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। तो अगर कंपोनेंट लेना ढंग से आया है, रिजॉल्व करना वेक्टर को आता है ना, ताकि पहले बेसिक 1 2 3 चैप्टर बड़े आसान से मक्खन जैसे निकलेंगे। ठीक है, तो एक मजेदार सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, नहीं समझ आया, आई थिंक समझना है कैसी चीज़ ऐसे ही करना है। नहीं समझ आया बिल्कुल पढ़ समझ कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं हूँ, उसको अच्छे से करेंगे वहाँ पे। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, इसमें आप ज़्यादा फोकस नहीं देना। डॉट प्रोडक्ट समझाएगा, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट भी वर्कडन में आएगा, उसको कर लेंगे। ठीक है, तो एक ढंग का इज्जतदार सा क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से या तो मुझे याद रहा है सही था क्वेश्चन वो, हाँ सही था। ठीक है, ये घड़ी देखिए अपने घड़ी, अब तो डिजिटल वॉच आ गई है, तो स्मार्ट जेनजी जनरेशन स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच नहीं, वो पुरानी वॉच देखिए जिसमें 1 2 3 4 12 डिजिट्स होती हैं, 3 हैंड्स होते हैं, रोटेट करती है ना, उस पर चलिए, उसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। I think I can access this. Okay, clock 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उतना अच्छा फिगर तो नहीं बना सिमेट्रिक, पर समझ रहे हैं ना, मतलब क्लॉक को देखी होगी आपने, 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, 4। तो कुछ हिंट दे देता हूँ आपको। अच्छा पहले क्वेश्चन बता दूँ, ये जो डिजिट्स दिख रहे हैं वो डिजिट्स 12 1 2 3 4 5, ये वेक्टर्स हैं। कहाँ के वेक्टर्स हैं? ये सेंटर्स का जो सेंटर है ना, जहाँ पे हैंड हिंज जो होती है, जिसके अक्रॉस हैंड घूमती है, उसको सेंटर मान लीजिए O, ओरिजिन। यहाँ से मानिए ऐसे से वेक्टर निकला, एक 12 का मैग्नीट्यूड का वेक्टर यहाँ निकल रहा है, एक 1 के मैग्नीट्यूड का वेक्टर यहाँ निकल रहा है, 2 के मैग्नीट्यूड का वेक्टर यहाँ निकल रहा है, 3 के मैग्नीट्यूड का वेक्टर यहाँ निकल रहा है, 4 वाला यहाँ, 5 वाला यहाँ, 6 वाला यहाँ, 7 वाला यहाँ, 8 वाला यहाँ, 9 वाला यहाँ, 10 वाला यहाँ एंड 11 वाला यहाँ। ज़्यादा कंपोनेंट है क्या? नहीं, मज़ा आएगा करने में, ढंग से करेंगे हो जाएगा, कंपोनेंट करना पड़ेगा आपको। तो जो क्लॉक है ना, क्लॉक के जो नंबर्स है ना, वो फिर मैग्नीट्यूड आपके वेक्टर्स के। अब जो वेक्टर उसकी ये तो मैग्नीट्यूड हो गया 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका वेक्टर डायरेक्शन भी तो होगी, डायरेक्शन वही दिखा देता है डायरेक्शन आपको, कि जो जिसकी पोजीशन है वही उसकी डायरेक्शन है। ओरिजिन तो ये है ना, तो जो 12 को फेस कर रहा है अपवर्ड, उसकी डायरेक्शन जे एक्सिस में है, टोटली वर्टिकली वाई एक्सिस में है। जो 3 वाला है वो टोटली एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस यहाँ से कैसी होगी, वही हिंट दे रहा हूँ आपको कार्टेशियन प्लेन मानने का। ये वाली एक्चुअली में इस 3 को उतना अच्छे से बनाया नहीं, अगर आप क्लॉक में देखेंगे तो 3 बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है। अगर आपको क्लॉक दिखाओ तो क्लॉक ऐसी होती है कि यहाँ पे 3 होता है, इधर 9 होता है, इधर 12 होता है, इधर 6 होता है, और एलिमेंट्स इसके अंदर बटे होते हैं। तो यहीं पे इसी क्वेश्चन को समझ लीजिए, मान लीजिए तो यहाँ पे 1 2 देन 3 हो गया, 4 5 देन 6 हो गया, 7 8 देन 9 हो गया, 10 11, ऐसे क्लॉक्स बटी होती है। तो कहने का मतलब ये वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स में, ये नेगेटिव एक्स में,
ये पॉजिटिव वाई में है, नेगेटिव वाई में, तो इनको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो अपना एक्सपेरिमेंट मेंटेन है। सॉल्व रिजोल्यूशन कितना करना है, इसका रिजोल्यूशन करना है, इसका रिजोल्यूशन करना है, इनका रिजोल्यूशन करना है, इनका रिजोल्यूशन करना है, क्योंकि ये वेक्टर एक्स और वाई में नहीं है। जो क्लॉक है उनकी 12, 6, 9, 3 एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई कार्टेशियन प्लेन, इनके थ्रू को रिजॉल्व करना है। इन सारे वेक्टर को मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे अगर मैं ऐसे फोर्सेस लगाऊँ तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगा, कितना आएगा, कहने के मतलब मेरे ऑब्जेक्ट का मोशन किधर होगा और इस पर फोर्स कितना लग रहा है, ये दोनों चीज़ आपको बतानी है। और ये क्वेश्चन आपसे तभी होगा जब आप रेजोल्यूशन ढंग से लेना जानते हैं, आपको ढंग से रेजोल्यूशन और वेक्टर करना आता है, तभी होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से इस सवाल को करिए। ये फिगर उतना अच्छा नहीं है, अपने कॉपी में बनाइए। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया मेन यही है कि एक्स और वाई कैसे बढ़ते हैं, इनके बीच में बिल्कुल सिमेट्रिकल चीज़ें हैं। तो ज़रा सोचिए मेरा क्या कहने का मतलब है, जब भी किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं उनका एंगल चाहिए होता है। एंगल कैसे मिलेगा, जितनी क्लॉक की हैंड सिमेट्रिकल है ना, लेकिन 12 से 1 के बीच का गैप इक्वल है, 1 से 2 के बीच का गैप इक्वल है, 2 से 3 के गैप का भी गैप इक्वल है, 3 से 4 का गैप इक्वल है। भाई जब क्लॉक के बीच 1 आवर का गैप हो तो फिक्स है ना, हर घंटे में एक ही घंटा है ना, तो गैप तो फिक्स है। तो मैं एंगल, ये एंगल से छोटी जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, मैं इनको निकाल सकता हूँ। जरा सोचिए, सोचने वाला काम आपको करना पड़ेगा। तो बताऊँगा अभी आपके सोल्यूशन बताऊँगा, सोल्यूशन हो ही जाएगा, सोचने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आप कितना सोच पा रहे हैं। तो एक बार पॉज करिए, सोचने की कोशिश करिए कैसे सॉल्व करेंगे, देन थोड़ा सा रिज्यूम करिए, मैं एक स्टेप इसको सॉल्व करूँगा, देन फिर वहाँ पर पॉज करिए, फिर वहाँ पर देखिए उसके आगे प्रोसीड कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे हैं, उसके एक स्टेप मैं और आगे सॉल्व करूँगा, फिर वहाँ पे पॉज करिए। मतलब जब मैं एक तो स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करूँ, फिर 4 स्टेप होंगी, 4 क्वाड्रेंट है ना। देखिए जो क्वाड्रेंट अगर मैं दिखाऊँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ और फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ। एक्चुअली मैं आपको इस क्वेश्चन में 4 क्वाड्रेंट के भयंकर वेक्टर्स दे रखा हूँ, इनको रिजॉल्व करके आपको वेक्टर का रिजल्टेंट और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बतानी है। ठीक है, तो स्टेप बाई स्टेप 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे इसको। आप इसको स्टेप बाई स्टेप पॉज करिएगा, रिज्यूम करिएगा, देन उसमें से सॉल्व करके आप इसको ट्राई करते रहिए। ठीक है, मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ, आई थिंक आप ऐसा ही करेंगे। ओके, तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो मैं पहले क्या करूँगा ना, मेरा पहला अप्रोच क्या है, एट टाइम किसी एक को पकड़ लीजिए। आई थिंक आपने पॉज कर लिया, आपने ट्राई किया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरी अप्रोच सुनिएगा, फिर आप इसके बेसिक से ट्राई करिएगा। ठीक है, तो मेरी अप्रोच क्या देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो वेक्टर, पहले सबसे पहला काम है कि किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल तो फिक्स है। जो एंगल है, जो इतने सारे एंगल बने हैं, वो किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल तो फिक्स है। पहले मुझे ये बताइए कि एंगल कितना है। ये जो एक्स एक्सिस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है। तो जो यहाँ पे 1 है, कहीं 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ये जो एंगल थीटा थीटा थीटा, देन 4 यहाँ पे थीटा, 5 यहाँ पे थीटा, 6 यहाँ पे थीटा, क्या उतने ही थीटा इस तरफ होंगे? सिमेट्रिकल है ना, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है बिल्कुल, इस एक्सिस के अबाउट और एक्सिस के अबाउट। तो जितने थीटा इधर है उतने थीटा इधर हो जाएंगे। फिर सिंपली ऐसे समझिए, इतने से काम हो जाएगा कि किसी भी वन सक्सेसिव हैंड के बीच, आवर के बीच जो एंगल है वो फिक्स्ड है। ये एंगल मैं निकालूंगा सबसे पहले, ये एंगल तक नहीं निकलेगा, मैं इसमें रिजोल्यूशन ही नहीं कर सकता। रिजॉल्व कब करूँगा, एक वेक्टर को पकड़ के, उनका एंगल पता हो ना, तो पहले रिजॉल्व करिए एंगल निकाल के। पहले देखिए कितना एंगल है, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 थीटा, और इनको ऐड करिए, यहाँ से यहाँ तक जोड़िए, क्या एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बन रहा है? हाँ बिल्कुल, पाई 180 डिग्री। अरे किसी भी स्ट्रेट लाइन को किसी सेंटर से एंगल लूँगा तो 180 डिग्री बनेगा ना, 180 डिग्री 10th में पढ़ा होगा तो अपने। तो जो 6 थीटा है क्या 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू 180/6 यानी कि 30 डिग्री। यानी किसी भी सक्सेसिव हावर एंड के बीच जो एंगल है 30 डिग्री है आपकी क्लॉक में। आपका जो क्लॉक है ना, जो सेंटर से 12 और 1 के बीच का एंगल 30 डिग्री है, 1 से 2 के बीच का 30 डिग्री है, 2 से 3 के बीच का 30 डिग्री, 3 से 4 के बीच 30 डिग्री, ऐसे सब में 10 के बीच, 11 के बीच, 8 के बीच, 7 के बीच, सबके बीच 30 डिग्री एंगल्स है। तो पहला काम मैंने पहले स्टेप में थीटा निकाला,
अगर आप कोई चीज़ नहीं चमकी थी तो अभी चमक गई। अब सोचिए, अब मैंने आपको क्या बोला, अब को एक एक वेक्टर मैं फिर हिंट दे रहा हूँ, फिर यहाँ से मैंने पॉज करके फिर सॉल्व करिए। अब आपको काम है करना, एक एक वेक्टर को पकड़ना है। एक वेक्टर को पकड़िए, इसको रिजल्व करिए एक्स और वाई में, फिर इसको हटा दीजिए। लाइक इसका एक कंपोनेंट वाई में लीजिए, एक कंपोनेंट एक्स में लीजिए, इसको हटा दीजिए। देन इसको पकड़िए, अब इसका भी थीटा पता है ना आपको, यहाँ से भी थीटा पता है, यहाँ से भी थीटा पता है, तो इसका भी एक्स कंपोनेंट में वाई कंपोनेंट इसको हटा दीजिए। सिंपल है, आपको सबका वेक्टर लेके एक्स और वाई में लेके हटा देना है। हर वेक्टर को पकड़िए, एक्स और वाई में लीजिए, हटा दीजिए। ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वेक्टर रिजोल्यूशन का, लेकिन इसके बाद जितने भी रिजोल्यूशन करेंगे इससे तो आसानी होगा, मेरा विश्वास है इससे आसान होगा। कि बहुत सारे वेक्टर में दे दिया आपको, तो आपको घबराना नहीं है, इसमें समझना है। आपको लॉजिक कह रहे हैं, जरूर भी किसी वेक्टर को एडिशन करना, कितने भी वेक्टर हो, कितने भी कॉम्प्लेक्स हो, मुझे क्या करना पड़ता है, मैं एक्स और वाई के नाम रिजॉल्व करना पड़ता है। अगर उनको रिजॉल्व कर ले गया, अगर उनको ढंग से रिजॉल्व कर पा रहा हूँ, तो बस सिंपल एक्स वाई में आ गया। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, उनके बीच के वेक्टर, अगर एक्स ये है वाई है तो उनके बीच में रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसा। डायरेक्शन ये हो जाएगी, थीटा निकालूंगा परपेंडिकुलर वाई बेस करके, सिंपल। तो मेरा पहला काम, मैं इनको रिजॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो अच्छा, रिजॉल्व करने से बढ़िया क्या तरीका है कि अगर आप बहुत ध्यान से सोचें तो आई थिंक मैं 11 एक सेकंड रुकिए ना, इसमें थोड़ा सा एक और ट्रिक आएगा। यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11 है ना, 11 1 12, हाँ ठीक है, यही आएगा। ओके, जरा देखिए, आप सिंपली, आपको पता है जो वर्टिकल एक्सिस के एंगल में एंगल तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। लाइक अगर मैं आपका 2 दे रहा हूँ, यहाँ पे -3 दे रहा हूँ, तो नेट माइनस में इधर आ जाएगा। तो जो सेम एक्सियल लाइन पे वेक्टर्स है वो तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, सेम एक्सिस वाली। तो मैं ये हटा देता हूँ, मैं थीटा लिख लेता हूँ यहाँ पे। थीटा जो आ चुका है मेरे पास 30 डिग्री, कैसे आया आप समझ चुके हैं। जरा सोचिए कि ये जो 12 वाला एंगल है और जो 6 वाला है, इनको मैं हटा दूँ क्या, आराम से हटा सकता हूँ सर। एक 12 अपवर्ड लग रहा है, एक 6 नीचे लग रहा है। 12 - 6 नेट अपवर्ड लगेगा ना। मेरा नेट डायग्राम है, उसमें क्या सिर्फ 6 यूनिट ऊपर बचेगी। क्यों सर 6 यूनिट क्यों बचेगी, क्योंकि अरे भाई ऊपर कोई 12 मैग्नीट्यूड से खींच रहा था, नीचे कोई 6 से खींच रहा है, तो हाइयर तो 12 वाला है ना। तो 12 में से 6 घटा दूंगा कि सेम एक्सिस पे है, तो नेट ऊपर 6 बच गया। तो इन दोनों को हटा दीजिए अभी। अब कौन कौन बच रहा है में, अभी देखिए अभी कौन कौन बच रहा है। अभी इनका लीजिए, 11 का और 1 का कंपोनेंट लीजिए वाई में। तो 11 का कंपोनेंट, ये थीटा के लिए 30 डिग्री, तो 1 का पहले 1 को लीजिए। 1 का कंपोनेंट वाई में कितना आएगा, 1 का कंपोनेंट वाई में आएगा 1 का ये एंगल थीटा 30 डिग्री। तो 1 के बीच के एक्सिस का एंगल ये, तो 1 cos 30, 1 cos 30 यानी कि 1 sin 60, sin 60 यानी कि √3/2 इस तरफ आ गया। ओके, देन 2 का वाई एक्सिस में, तो 2 का वाई एक्सिस में किधर आएगा, तो मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूँ पर ये सब एक के ऊपर एक है वाई एक्सिस में, ये सब ठीक है। 2 का देखिए कितना आएगा, 2 का ये थीटा और ये थीटा, तो 2 का वाई एक्सिस के साथ 30 + 30 60 डिग्री एंगल बन रहा है। समझ आ रहा है क्या, ये वाला और ये वाला है ना, यहाँ से 60 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री बन रहा है ना। मैं एक बार करता हूँ, ये वाला और ये वाला 30 डिग्री + 30 डिग्री 60 डिग्री बन रहा है ना यहाँ से वाई एक्सिस पे। तो 2 का cos 60, तो 2 का cos 60 यानी कि 2/2 यानी कि 1 आ गया वाई में। एक्स का भी नहीं निकाला, अभी वाई वाला कर दे फिर एक्स में करेंगे। और ये इसका 3 वाले का वाई में नहीं आएगा क्योंकि टोटली एक्स में है, ये गया। अच्छा, देन इस 11 का करिए, 11 का आगे से 30 डिग्री, तो इधर कितना जाएगा, 11 का cos 30 यानी कि 11√3/2, ठीक है। देन इधर कितना है 10, तो 10 का cos 60, क्योंकि ये 30 + 30 60 डिग्री, तो 10 का cos 60 कितना हो जाएगा, 10 का cos 60 10/2 5 डिग्री, और 9 तो 9 में रहेगा, तो इसका वाई में नहीं आएगा। अब मैं सिर्फ वाई का निकाल रहा हूँ। तो ये पूरी की पूरी जो इस सेंटर की जो नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड, वो पूरे इतने फोर्स है। अब डाउनवर्ड निकालिए, तो 6 को तो हटा दिया था, 12 में -6 कर चुका हूँ, 6 को नहीं लेना है। कौन कौन बच रहा है, ये 4 बच रहा है। तो 4 का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री 60 डिग्री, तो 4 का cos 60 नीचे आएगा ना एक आ जाएगा 4 का cos 60 यानी कि sin 30 यानी कि 4/2 2 यूनिट। देन कौन बच रहा है 5, तो 5 का cos 30 नीचे आएगा,
तो 5 का कॉस 30 कितना हो जाएगा, 5√3/2। ये हो गए 4 और 5 हो गए। अभी सिर्फ वाई लिखा हो, एक्स में पूरे बचे हैं। जो 1 का एक्स कंपोनेंट है वो मैंने नहीं लिखा। अभी एक्स में तो पूरे सॉल्व कर ले, मैं सिर्फ वाई में देखा तो वाई में रिजल्टेंट वर्टिकल में कितने फोर्स आ रहा है, फिर मैं हॉरिजॉन्टल ले लूँगा। पहले वर्टिकल निकाल लूँ, फिर मैं हॉरिजॉन्टल ले लूँगा, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड ले लूँगा। स्टेप बाई स्टेप कर रहा हूँ ना। तो एक बार वाई ले लूँगा तो आपको कुछ अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे एक्स में करना है, फिर आप एक्स को खुद से ट्राई करिएगा, फिर मैं सॉल्व करूँगा, उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतने हो गए। अभी तो बच रहा है 7 और 8 बच रहा है। तो 7 का कितना आएगा, तो एक आएगा 7 का cos 30, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री है। तो 7 का cos 30 कितना आएगा, 7√3/2, और इधर कौन आएगा 8, तो 8 का cos 60 आएगा ना, कि 30 + 30 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री ना बाई एक्सिस के साथ। तो 8 का cos 60 यानी कि sin 30 8/2 4। बहुत ध्यान से देखिए, अभी आपको एक चीज़ मिलेगी, ऐड कर लीजिए। पहले तो ऐड करिए नेट। तो अगर मैं नेट ऐड करूँ तो नेट अपवर्ड कितना आएगा, नेट अपवर्ड कितना आएगा, 6 + 5 11 + 1 12। तो 12 आ गया अपवर्ड, प्लस √3 वाले कंपोनेंट। तो 11 + 1 12, 12/2 6, यानी कि 6√3। ये नेट अपवर्ड में आ गया वाई में। फिगर रखता हूँ। देन यहाँ से नेट डाउनवर्ड कितना आ रहा है, डाउनवर्ड नेट डाउनवर्ड आ रहा है 2 + 4, 4 + 2 8, देन रूट वाले 8, देन रूट वाले में 7 + 5 12, 12/2 6, 6√3 6√3। जरा देखिए 8 + √3। अगर मैं इनका नेट रिजल्ट ले लूँ तो अभी तो आपको समझ आ गया ना क्या करना है। अगर इसका नेट फाइनल लूँ तो कितना आएगा, देखिए 6√3 में से 6√3 गया ना, क्योंकि 6√3 ऊपर था, 6√3 नीचे था, तो ये कट गए। 12 ऊपर है, 8 नीचे है, 12 - 8 4, यानी कि वर्टिकल में सिर्फ 4 आया, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल में 4 आया। अब मैं फिगर आउट करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो इन पूरे क्लॉक का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में 4 यूनिट आया है, 4 न्यूटन। अगर ये सारे फोर्सेस हैं तो वर्टिकल में सिर्फ 4 न्यूटन आया है, क्योंकि सभी को मैं एक्स और वाई के नाम रिजॉल्व करा तो कुछ छूट नहीं रहा है, सब के सब कवर हो गए हैं। तो इनका सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल में अगर मैं ध्यान तो वर्टिकल में सिर्फ 4 आया है, क्योंकि जो √3 वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए। अब मैं जो ये ऐसा लगता था उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल में था, एक हॉरिजॉन्टल में भी तो होगा। ये कंपोनेंट छोड़ना नहीं है, इनको भूल जाएंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये फोर्स वर्टिकल के बराबर नहीं है, सिर्फ इसके 2 पार्ट हैं, वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है, तब ये पूरा वेक्टर होगा। ये पूरा रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका और इसका रिजल्टेंट है ना, दोनों को लेना पड़ेगा। तो अभी भी सिर्फ और सिर्फ वाई को सॉल्व किया, तो मेरे पेपर वाई यही है क्या। अब एक्स को खुद से ऐसे सॉल्व करिए, सारे के सारे एक्स में सॉल्व करिए, और लेफ्ट में राइट में सॉल्व करके देख लीजिए एक्स में कितना आ रहा है, फिर इसको मैच कर लीजिए कितना। स्टेप 2 पे चलेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं स्टेप 2 पे। ओके, तो आई थिंक आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया था, हम लोग मूव करते स्टेप 2 पे। तो अब आ जाइए स्टेप 2 पे। क्या क्या था, ये 12 और 6 एक्स में तो आएगा नहीं, एक्स में कौन कौन आएगा, एक तो सिंपल 3 इधर है और 9 इधर है, ठीक है। दूसरा ये जो आपका 1 है, 1 तो यहाँ से 30 डिग्री है, तो यहाँ से 60 डिग्री होगा ना, तो 1 का cos 60 आएगा। तो 3 के साथ ऐड कर लूँ 1 का cos 60, यानी कि 1/2। देन ये 2 वाला था, 2 वाला मैग्नीट्यूड, ये यहाँ से 30 डिग्री होगा ना, क्योंकि हर इक्वल मैग्नीट्यूड के बीच 30 डिग्री है ना। तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, ये 60 हो गया था, ये 30 हो जाएगा ना। तो 2 का cos 30, यानी कि 2 का साइन √3/2, ठीक है, ये आ गया। देन ये 3 तो हो गया, 3 का पूरा मैंने एग्जाम 3 का 3 लिख लिया मैंने एग्जैक्टली। देन ये 4 बच रहा है, इसका भी तो एक कंपोनेंट आएगा इधर, तो मैं इनको हटा देता हूँ ना, ये तो हट गए ना, ये तो मुझे चाहिए इन्हें निकाल, तो रिजल्टेंट में निकाल दे रहा हूँ इधर। जितने भी मैंने कंपोनेंट लिखे हैं इनको मैंने ऐसे लिख लिया ना एक्स में। अब मैं 4 को ले रहा हूँ, मैं आपको दिखाने के वैसा भी दिखा रहा था ऐसे। अब ये 4 का 30 डिग्री है ना, तो 4 का cos 30 आएगा, तो इसको बैठा सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल हटा सकता हूँ ना सर, इसको बैठा सकता हूँ। तो इसको कैसे हटाऊँ, 4 का cos 30 लगा दो, इसको हटा दो 4 को ना। तो यहाँ पे 4 का cos 30 लगा लीजिए ऐसे, तो यहाँ पे ऐड कर लूँ ना, 4 का cos 30 यानी कि sin 60, यानी 4√3/2। देन 4 के बाद कौन आएगा 5,
लेकिन यहाँ से 3 के बीच टू यूनिट का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा। आप ऐसे नहीं समझ पा रहे, ऐसे समझिए 5 के बाद 6 आया होगा, तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा ना, तो 5 का cos 60 इधर आएगा ना, तो 5 का cos 60 कितना हो जाएगा, 5 का cos 60 यानी 5/2, और ये 6 वाला इधर आ जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल में आएगा नहीं, ये 6 का cos 90 0 होता है, तो इधर आएंगे। जो नेट राइट हैंड कंपोनेंट हो गया वो ये हो गया। अब सिमिलरली इधर जो 9, 10, 11, 12 बच रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अभी उनको भी हमने किया नहीं, उनको भी करना है। सिमिलरली उनको भी करेंगे कैसे, जो 7 है 7, तो 7 का इधर कितना आएगा, 7 वाले का इधर आएगा, 7 का इधर आएगा, 7 का cos 60, 7 यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा, 7 का cos 60 यानी कि 7/2, देन प्लस एक और आएगा 8, तो 8 और 9 के बीच 1 का एंगल, 1 का डिफरेंस है, थीटा 30 डिग्री होगा, 8 cos 30 यानी कि sin 60 3/2। सिमिलरली 9 के बाद 9 को तो पूरा ले लिया मैंने एज इट इज, 9 के बाद 10 आएगा, तो 10 का एक एंगल डिफरेंस है, तो इधर आएगा 10 का cos 30, तो 10 का cos 30 यानी कि 10√3/2, और 11 इधर ही आएगा, 11 9 से 11 2 का डिफरेंस है ना, 30 + 30 60 डिग्री, मैंने जैसा ये वर्टिकल में क्या जनरल में कर रहा हूँ, तो 11 का cos 60 यानी कि 11/2 sin 30 ये आ गए, और 12 का तो हॉरिजॉन्टल में आएगा नहीं, जो नेट राइट और जो नेट लेफ्ट कंपोनेंट है वो आ गए हैं। तो राइट में तो मैंने ऐड कर रखा है, लेफ्ट का ऐड नहीं किया, तो लेफ्ट का ऐड कर लेता हूँ बस नीचे में, आपको अच्छी समझ आ जाएगा। तो राइट का तो एज इट इज यही लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट का मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। लेफ्ट का ऐड करने में कितना आ रहा है, तो 11/2 और 7/2, 7, 11, 18/2 यानी 9, और 9 + 9 18, तो ये और ये और ये 18 हो गए, एक तो 18 यूनिट आ गया, प्लस √3 वाले कितने कंपोनेंट हैं, तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 5√3 प्लस 4√3 प्लस का 9√3, 9√3 इधर आ गया, और इनको भी ऐड नहीं करते, इनको ऐड कर लेता हूँ, 3 प्लस 5/2 प्लस 1/2, तो 5/2 प्लस 1/2 6/2, 3 + 3 6, इधर आ जाएगा 6, प्लस रूट में कितना आ रहा है, रूट में आ रहा है 4 + 2 6, 6/2 3√3, इधर आ जाएगा 3√3। तो अगर इनका रिजल्टेंट लेना तो इनका कैंसिल नहीं होगा, इसका रिजल्टेंट नेट इधर आएगा कैसे, क्योंकि हाइयर वैल्यू 18 में से 6 जाएगा ना, तो 18 इस तरफ है, 6 इधर कम है ना, तो इधर ज़्यादा आएगा लेफ्ट में, लेफ्ट में ज़्यादा आएगा ना 18, तो 18 - 6 कितना देगा 12 डिग्री, तो यूनिट रियल नंबर लाइक ऐसा हो गया। देन एक रूट वाला कंपोनेंट आ रहा है, रूट में इधर 9√3 है, और इधर कितना है, इधर 3√3, तो 9√3 - 3√3 6√3, तो इधर 6√3 बच जाएगा। पॉइंट टू मिनट पूरा का पूरा नेगेटिव एक्स एक्सिस ही है, तो इधर जो रिजल्टेंट है ना पूरे क्लॉक का, हमने पूरी क्लॉक सॉल्व कर ली अभी, जो पूरे क्लॉक का वर्टिकल में आता 4, वर्टिकल में था 4, और वर्टिकल में 4 ही था ना, आई थिंक 4 आता है, कितना आता है, 6 आता है, कहीं किसी मिस्टेक हुई होगी, चेक कर लीजिएगा। आई थिंक आप लॉजिक तो समझ गए ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, कुछ कम छूट गई होगी, अब देख लीजिएगा, उसके बाद समझ लीजिएगा। आई थिंक कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया कैलकुलेशन में, ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, कुछ होगा तो मैं उसको नेक्स्ट समय देख लूँगा। पर लॉजिक तो समझ गया ना, लॉजिक कैसे इतने कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कैसे करना है। आप नेट वर्टिकल में ले लीजिए, देन नेट हॉरिजॉन्टल में लीजिए, देन उनका कि दोनों का समीशन चाहिए ना मुझे, तो दोनों का समीशन जो मैंने निकाला वो मेरा 4 आया, उससे कि आपका कुछ और आ रहा हो, मुझे नहीं, तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट नहीं कि मैं यहाँ पे से लिख रहा हूँ, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई होगी कैलकुलेशन करने में। तो मेन कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि आप कर लेंगे ना, मतलब कर लेंगे। एक बार लॉग को देख लीजिए, मेरा कैलकुलेशन देख लीजिए, कहीं गलती मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, यहाँ पे मैं गलती कर दिया है, उसको हम देख लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में ऐसे ही, क्योंकि अभी टाइम इसमें वेस्ट होगा देखने में। तो कहने जो मैंने निकाला उससे मेरा क्या आया, लॉजिक तो समझ गए हैं, कैलकुलेशन से जो मैंने कैलकुलेट किया उससे मेरा क्या आया, उससे मेरा आया ऊपर को आया 4 यूनिट, ऊपर तो वाई में आया 4 यूनिट, और इधर आया कितना 12 - 6 18 - 12 प्लस 9 - 3 6√3, मतलब एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, तो इनका रिजल्टेंट देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब जो 9 से ये कौन सा है 9 क्लॉक, ये क्लॉक है, ये वैल्यू मत समझिएगा, 12 आवर है 9 आवर,
तो इनके बीच जो आपका क्लॉक में जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट डायरेक्शन इधर आएगा और मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4 का स्क्वायर प्लस इस पूरी टर्म का स्क्वायर का अंडर रूट। तो समझ गया ना, कैलकुलेशन है कर लेंगे आप। तो ओके, तो ठीक है, इतना ही आपके पास क्लॉक में। तो क्लॉक का ही आपका, हाँ, तो मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया। अगर कोई अल्फा पूछ रहे कि कितना डिग्री पे, तो अगर यहाँ से अल्फा पूछे तो परपेंडिकुलर बाई बेस लगा लेंगे, यहाँ से पूछे तो परपेंडिकुलर इसको बोल देंगे, बेस इसको बोल देंगे। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी आपको ना। आई थिंक अभी तो पूरा समझ चुके होंगे, कुछ बचा ही नहीं इतना खास। जो टफ है क्वेश्चन पर समझ आ चुका है आपको मेरे हिसाब से। मैं क्या कहना चाहता हूँ, वेक्टर को सॉल्व कैसे करते हैं आप समझ चुके हैं कि सिंपली आपको एक्स और वाई में ऐसे कंपोनेंट लेके उनका रिजल्टेंट निकालना होता है, सॉल्व करना पड़ता है। बवाल सवाल था मतलब वेक्टर पे कैलकुलेशन पे, तो उनको इतना अगड़म बगड़म जो था उनको रिजॉल्व करने में। अगर आपको रिजॉल्व करना सीख गया ना, तो आपको रिजॉल्व करना आ गया है, वो 53 डिग्री वाला एंगल देख लीजिएगा। मैं उसको जरूर यूज में लूँगा आगे वाले लेक्चर्स में काइनेमेटिक्स में, तो उनको जरूर सीख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो इतना है। एक आई थिंक लास्ट चीज़ बची आपके पास, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने बताया था ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जहाँ पे 3 फोर्सेस साइक्लिक ऑर्डर में थे, उनका रिजल्टेंट जीरो। ट्रायंगल लॉ करा था ना आपको, तो ट्रायंगल लॉ तो हो गया है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब ट्रायंगल लॉ ही है, वो मैं एक बार ले लेता हूँ। थोड़ा सा उसमें डिफरेंट क्या कहने का तरीका बस अलग है ट्रायंगल लॉ ही को ले लेते हैं उसको। इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कब आता है, तो किसी भी बॉडी में अगर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, ए वेक्टर यहाँ लग रहा है, बी वेक्टर यहाँ लग रहा है, तो क्या इस पर अगर मैं इन दोनों को ना लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कोई एक नेट फोर्स होगा जो सी वेक्टर यहाँ पे लग रहा होगा। तो अगर मैं ऐसे दिखाऊँ कि ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, तो मैं बोल सकता हूँ इट इज इक्विवेलेंट टू इस बॉडी पे सी वेक्टर यहाँ लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बॉडी का कोई मोशन ना हो, बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहे। तो इक्विलिब्रियम पे रहने का क्या मतलब है कि इतना अपोजिट फोर्सेस पे लगा दूँ, मतलब अगर मैं इतना ही फोर्स इस पे नीचे लगा दूँ तो जितना ऊपर उतना नीचे कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि अगर आप किसी बॉडी पे इधर ए वेक्टर लगाएं, इधर बी वेक्टर लगाएं, और मैं उसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर अगर कोई इतना फोर्स लगा दूँ, जैसे डी वेक्टर इसके बराबर लगा दूँ ना, तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। वही ट्रायंगल बताया था ना आपको साइक्लिक ऑर्डर में। तो कई बार पूछे था कितना फोर्स लगाना, जब फोर्स लगाऊंगा ना इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, वो होगा माइनस ऑफ सी वेक्टर, माइनस क्योंकि सी वेक्टर ऊपर है ना, तो इसका उल्टा जब मैं इधर से जोड़ूंगा तब ये जीरो आएगा। तो जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं कितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ ताकि बॉडी रेस्ट पे रहे। रेस्ट पे रहने का मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो हो तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये रही। तो इसको बहुत अच्छे से भी समझ सकते हैं कि ए जो है, ए वेक्टर यहाँ पे दिखा दीजिए, बी वेक्टर यहाँ पे दिखा दीजिए। जो बी वेक्टर आप यहाँ पे दिखा रहे हैं ऐसे, आप इसको उठा के यहाँ पे तो लगा सकते हैं पैरेलल। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा ना सी वेक्टर। तो इन दोनों को हटा सकता हूँ मैं रिजल्टेंट लेके। तो जब यहाँ पे जो सी वेक्टर आ रहा है वही सी वेक्टर को मैं यहाँ पे नीचे लगा दूँ तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझने के तरीके बहुत तरीके से समझ सकते हैं। मैंने आपको जितनी चीज़ बताई है तो सब तरीकों को अप्लाई करके आप अलग अलग तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही है कंडीशन है। मतलब फोर्स पूछ रहा था कि कितना फोर्स लगानी है ताकि बॉडी रेस्ट पे आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट लेट्स से एक क्वेश्चन करवा दूँ क्या आपको इस पर। क्वेश्चन आई डोंट थिंक क्वेश्चन की जरूरत है, मैं ट्रायंगल पढ़ाया था, मैं इसके क्वेश्चन नहीं दूंगा। मान लीजिए कुछ वैल्यू दे दूँ 2 और 3, रिजल्टेंट निकाल के हाँ कैसे निकालना है, ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड वही रहेगा पर डायरेक्शन उल्टी कर दीजिएगा। मतलब अगर आपको सी वेक्टर मिल चुका है, जैसे ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर आप डायरेक्ट ऐड करके निकालेंगे ना आई कैप जे कैप में, उसका उल्टा नेगेटिव कर दीजिएगा। जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए सी वेक्टर आपके पास आया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये आया मान लीजिए आपको सॉल्व करने पे, ए वेक्टर पर बी वेक्टर को ऐड करने पे। पर क्वेश्चन पूछेगा कितना फोर्स मैं लगाऊंगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहे। तो जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो डी लगाऊंगा ना, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये मैं लगा, ये डी लगा रहा हूँ मैं, और ये सी लग रहा है ए प्लस डी के कारण। तो जो डी है वो माइनस ऑफ सी है ना, जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो क्या लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ माइनस ऑफ सी, यानी कि माइनस ऑफ एक्स आई कैप माइनस ऑफ वाई जे कैप। बस यही मुझे बताना है। तो एक्स वाई के एक वैल्यू रख लीजिए, 2 और 3, 3 और 4 कुछ भी रख लीजिए, एक सवाल बन जाएगा। तो आई थिंक इतना इतना ही हो चुका है। एक लामिस थ्योरम है,
एक लामीस थ्योरम है, वो अच्छी थ्योरम है, लास्ट थ्योरम है, सच में पेपर आपका खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इसके बाद। एक लामीस थ्योरम में चलिए उसको कर लेते हैं, पूरा का पूरा वेक्टर आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट एकदम लास्ट टॉपिक है, ढंग से कर लीजिए इसको, फिर लेक्चर की जल्दी वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। आपका वेक्टर आर्ट 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा आई थिंक, और पूरा सब कुछ क्वेश्चन ढंग के क्वेश्चन लिए गए ना, जो वेक्टर लास्ट में क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो लामीस थ्योरम ये भी मतलब इक्विलिब्रियम पे कमेंट करता है, पर एक थोड़ा सा तरीका है, तरीके से इसको लेते हैं, यूज लेते हैं। तरीका क्या मैं समझा देता हूँ, वही है कि लेट्स से ए वेक्टर यहाँ पे है, ट्रायंगल लॉ है, पर आप एक तरीके से उसका एक फंडामेंटल डिराइव्ड रिजल्ट है, उसको याद रखना पड़ता है आपको। और लेट्स से बी वेक्टर है, परपेंडिकुलर मैंने लगा रखा है, कुछ भी एंगल दे सकता हूँ ना मैं। लेट्स यहाँ पे सी वेक्टर ऐसे आ रहा है, मुझे पहले एक बात बताइए, और मैं आपको एंगल बता देता हूँ, 53 डिग्री 37 डिग्री, ठीक है। अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, मुझे पहला क्वेश्चन का जवाब ये बताइए, क्या ये रेस्ट पे है? कि अगर ऐसे सिस्टम में फोर्स लगाऊं किसी बॉडी पे तो क्या वो रेस्ट पे आएगा? बिल्कुल से रेस्ट पे आएगा। क्यों? साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है, ट्रायंगल लॉ बन रहा है, ये इसका नेट इक्विलिब्रियम, कुछ फोर्स नहीं आएगा, कुछ हेड और टेल है ही नहीं, सब कुछ क्लोज्ड है, तो इसका इक्विलिब्रियम कुछ भी फोर्स नहीं आएगा, नेट फोर्स 0 है। अच्छा, तो लामीस थ्योरम क्या बोलता है, जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो, 3 वेक्टर हो उसमें, और अगर उनके एंगल पता हो, और तीनों वेक्टर पता हो, तो हम उस पर डायरेक्टली कंडीशन लिख सकते हैं। क्या मैं दिखाता हूँ, पहले इस बात को समझिए कि ये जो 3 वेक्टर एक ट्रायंगल बन रहा है ना, मैं चाहता हूँ किसी बॉडी पे लग रहे होंगे, तो उनको किसी पॉइंट के अबाउट पहले ड्रॉ करिए। पॉइंट का मैं कैसे ड्रॉ करूँ, तो मैं पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करें, पॉइंट रहा, ये पॉइंट रहा, यहाँ से ए वेक्टर जा रहा है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में 0 एंगल पे, इसके ऊपर 90 डिग्री पे लग रहा है बी वेक्टर लग रहा है 90 डिग्री पे ना। अब ये समझिए सी वेक्टर कहाँ लग रहा है, तो अगर सी वेक्टर आप यहाँ पे ऐसे ऐसे देखें तो ये वाला रहा, सी वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल ये वाला कौन सा है? क्या ये एंगल 53 डिग्री होगा? क्या बताइए मुझे, क्या ये एंगल 53 डिग्री होगा? सोचिए, बिल्कुल। तो जो वर्टिकल है, वर्टिकल देखिए कितना एंगल है, जो ये एक्सिस गई है बी वाली और जो ये वाली, तो अगर ये 37 डिग्री है, तो अगर मैं वर्टिकल से चाहता हूँ कैलकुलेट करना, तो जो सी वेक्टर है वर्टिकल से कितना पाई माइनस 37 डिग्री पे है ना, डी वेक्टर ऐसे गया है ना, तो अगर ओरिजिन ये मान लो तो बी वेक्टर पे ऐसे गया है, सी वेक्टर यहाँ से निकला होगा ना, सी वेक्टर ऐसे, जो सी वेक्टर में अगर बी से एंगल चाहता हूँ, ये वाला एंगल चाहूँगा, तो ये वाला एंगल यहाँ पे होगा ना, ये एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल 37 डिग्री था ना यहाँ पे, ये वाला 37 डिग्री है यहाँ पे, ये वाला एंगल क्या मैं लिख लूँगा 180 माइनस 37 डिग्री। लामीस थ्योरम तभी लग सकता है जब आपको इनके एंगल पता हो, इनके बीच के 3 वेक्टर्स के। क्या इनके बीच के एंगल पता है 90 डिग्री? और एक बात और बताइए, ये वाला एंगल लास्ट में बता दीजिए, ये वाला एंगल कितना है? तो ये तो 90 डिग्री हो गया, और ये कौन सा सी है ना, तो सी का ए के साथ, हाँ, तो सी का ए के साथ अगर ये एंगल 53 डिग्री है, ये बचा वो 180 माइनस 53 डिग्री हो जाएगा ना, ये वाला एंगल, तो वही वाला तो एंगल है ये। अगर ए दिखाऊँ तो ए यहाँ पे है ना, ये बचा वाला एंगल, ये वाला एंगल है बचा हुआ, ये एंगल कितना है 180 माइनस का 53 डिग्री ना। लामीस थ्योरम ये बोलता है कि अगर 3 वेक्टर ट्रायंगल लॉ में, लाइक जब उस पर नेट फुल 0 है, तो आप उनको किसी पॉइंट पे ड्रॉ करिए, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे मिल सकता है। क्वेश्चन तो जल्दी देखेंगे हम न्यूटन्स लॉ में ना, तो बॉडी होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट पे ऐसे ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे, ऐसे ऐसे फोर्सेस लगाए गए होंगे, फिर रिजल्टेंट पूछता है, तो बॉडी पे आपको डायग्राम एक्चुअली ऐसे ही मिलेगा। तो हम लोग वेक्टर में ऐसे ट्रायंगल लॉ पढ़ते हैं, ट्रायंगल लॉ वाला पढ़ते हैं, तो वेक्टर हम लोग जनरली ऐसे बनाते हैं, पर जनरली आपको काइनेमेटिक्स डायग्राम ऐसे ही मिलेंगे। तो अगर उनका टेल से कनेक्शन, मतलब एक्चुअली पे साइक्लिक में क्या होना, हेड का टेल से कनेक्शन होना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर तभी 0 आता है। पर लामीस थ्योरम ये बोलता है कि अगर रिजल्टेंट 0 है, मान लीजिए ऐसे बन रहा है और वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, तो इनका जो एंगल है उसके अपोजिट, जो वेक्टर है उसके अपोजिट जो एंगल बन रहा है उनका रेशियो सेम होगा। मैं बताता हूँ, क्या ये ए है, तो ए वाला एंगल है, तो लिखिए मॉड ऑफ, मैं एक बार फिर में आ रहा है, ठीक है, तो मॉड ऑफ ए डिवाइड बाई इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है,
तो ये 90 डिग्री से इससे मिला है ना, 90 डिग्री ए से बन रहा है, ये वाला एंगल भी ए से बन रहा है ना, इसके अपोजिट ये वाला एंगल है ना, तो इसके अपोजिट साइन ले लीजिए। जैसे अगर मैं इसको अल्फा बोलूँ, क्योंकि इतना बड़ा एंगल वाला लिखने का मतलब नहीं, मैं आपको थ्योरम समझा रहा हूँ, थ्योरम समझ लीजिए। जैसे मैं इसको बीटा बोलूँ, नहीं बीटा बोलता हूँ बी के सामने, जैसे इसको बीटा बोलूँ और लेट से इसको गामा बोल दूँ, जैसे इसको गामा बोल दूँ, तो लामीज थ्योरम क्या बोलता है, मॉड ए उसके अपोजिट में कौन है, अल्फा, तो साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू मॉड बी, ये जो बी वाला वेक्टर है इसका मॉड, मॉड का मतलब आपको नेगेटिव वेक्टर नहीं लेना, सिंपल वैल्यू लेनी है जो भी वैल्यू है उसके अपोजिट में, तो उसके अपोजिट में ये बीटा है ना, बी के अपोजिट में, बी के नीचे जस्ट बीटा है, तो क्या बोलूँगा साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू मॉड सी, तीसरा वेक्टर है उसके अपोजिट में कौन है, सी के अपोजिट में गामा है, गामा, तो साइन गामा, बस खत्म वेक्टर, यही था। इसी को बोलते हैं लामीज थ्योरम। ये इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, इसका मैं क्वेश्चन ले लूँगा आपको। तो एक्चुअली बढ़िया चीज़ है कि ये लामीज थ्योरम प्रूफ करता है कि कभी भी कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे है, उस पर ऐसा सिस्टम बन रहा है जिस पे एंगल आपको पता है अल्फा बीटा गामा, तो आप जस्ट ये वैल्यू रखिए, आपको ये रिजल्ट सेम मिलेगा, ये रिजल्ट वैलिड होगा, मॉड ए बाई साइन अल्फा मॉड बी बाई साइन बीटा इक्वल टू मॉड सी बाई साइन गामा। उसी पे मैं क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन दिया था इस पर एंगल दिया हमने 37 डिग्री 53 डिग्री ना, इसमें ए बी सी को वैल्यू दे देता हूँ। लेट से मैं ए बी सी को देता हूँ 6 और 8 और ट्रायंगल बनेगा 6 और 8, 6, 8 और 10 का 0 आ जाएगा, ठीक है, हाँ 0 आ जाएगा। तो ये जो मैंने एक फिगर लिया आपको, लेट से मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ अभी आपके लिए, जो भी मैंने आपको एंगल दिया ना यहाँ पे, ये आपको एंगल तो दे रखा हो ना 37 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ कि मान लीजिए ए इज इक्वल्स टू ए 6 होगा और बी इधर है तो 8 और सी 10 होना चाहिए, तो बी मान लीजिए 8 है और सी मान लीजिए 10 है। कहने का मतलब सिंपल है, ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना देता है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, 10 यहाँ पे 6 लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 90 लग रहा है 8 और यहाँ पे ऐसे लग रहा है सी कितना 10, और ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल 53 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम लामीज थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, लामीज थ्योरम वेरीफाई करेंगे ताकि हम आगे इसको यूज़ कर पाए ना। वेरीफाई कैसे कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि ये जो रिजल्ट हमने लिखा है, जो रिजल्ट लिखा है क्या है, वैलिड हो रहा है। मैंने बोला लामीज थ्योरम जब भी का रिजल्टेंट 0 आएगा तो लामीज थ्योरम वैलिड होगा। लामीज थ्योरम क्या बोलता है, मॉड ए बाई साइन अल्फा मॉड बी बाई साइन बीटा मॉड सी बाई साइन गामा तीनों इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लिया है जो मुझे पता है इसमें, क्योंकि मुझे पता है स्टैंडर्ड ट्रायंगल है 8 और 6 का 90 डिग्री पर रिजल्टेंट होता है 10। अगर वो विश्वास आप कर लीजिए ना, 8 और 6 का 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट कितना आ जाएगा 64 प्लस 36, तो 100 आ गया, 100 का रूट 10, तो 10 आ गया ना। तो 8 इधर है 6 इधर है, 6 इधर है 8 इधर है, इसका रिजल्टेंट इधर आता, लेकिन मैंने इसका अपोजिट लगाया नीचे की तरफ तो इसका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। मतलब ये 0 तो आ रहा है, 0 आकर मतलब लामीज थ्योरम को वेरीफाई करना, मतलब लामीज थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लामीज थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग इस पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस कराएंगे, देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो पहला काम क्या करेंगे बताइए, पहला काम करेंगे एक तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और लामीज थ्योरम वेरीफाई भी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे उस पॉइंट से पास होने में, जैसे मैं इसको पॉइंट मान लेता हूँ, जैसे मैं पॉइंट इसको मानता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मैं इसको पॉइंट मान लेता हूँ, इस पे पॉइंट मानूँ तो इस पॉइंट से 6 आगे पास हो रहा है, 6 यहाँ से 90 डिग्री पे पास हो रहा है 8। अब इस सी को समझिए, सी है ये, सी बी से कितना एंगल, बी वाला एंगल इधर है ना, बी वाला एंगल इधर है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जो बी से एंगल आएगा सी का वही वाला एंगल है, ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 37 है, तो ये 180 माइनस 37 आ जाएगा ना। वहाँ पर जो मैं 37 लिखा था ना, वो अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं एंगल दे रहा हूँ 37 डिग्री, इसलिए अल्फा की वैल्यू आ रही, बीटा की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, पर अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं रैंडम एंगल पे। तो लामीज थ्योरम ऐसा वैलिड है।
और ये वाला एंगल कितना होगा बताइए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ मैंने अभी निकाला ही था, तो 53 तो 180 - 53, यानी ये 180 - 53। जरा चेक करिए लाइन स्थिर लगे वैलिड हो रहा है क्या। तो पहले मॉड ए बाई साइन अल्फा निकालिए। तो मॉड ए कितना है, मॉड ए सर 6 है डिवाइड बाई साइन अल्फा, यानी कि साइन अल्फा ये वाला एंगल ना, अल्फा ये है ना, तो साइन 180 - 37, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 37 ही आएगा, साइन पाई माइनस साइन 180 माइनस 37। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी और पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन 180 माइनस थीटा थीटा ही होता है, तो साइन 180 - 37 में 37 लिख सकता हूँ। तो 6 बाई साइन 37 क्या होता है, मेरे बड़ा वैल्यू याद रखिएगा 3/5, तो 5 चला जाएगा 3/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा ना, तो वैल्यू आ जाएगी 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10, तो आ जाएगा 10। अच्छा ये फर्स्ट आ गया, देन बी को कैलकुलेट करते हैं। तो b बाई साइन बीटा, तो मॉड भी कितना है 8 साइन बीटा, यानी कि साइन 180 - 53, तो मैं नहीं लिख रहा, साइन 180 - 53 साइन 53, साइन 53 कितना होगा 4/5, यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 5, तो इसके नीचे 1 रहा होगा, ये इसके पास आएगा, इसके पास चला जाएगा, तो मैं इसको 8 × 5 डिवाइड बाई 4, तो 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10। देखिए ये भी 10 आ गया। खुशी हो रही है क्या थोड़ी सी कि दो तो वेरीफाई हो गई, साइन अल्फा ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी बाई साइन बीटा आ गया। अब सी बाई साइन गामा देखते वो भी 10 अगर आ गया, मतलब साइन लामिक थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। सी को देखिए, सी कितना है, सी था 10 ना, ये 10 था ना, तो सी की वैल्यू 10 अपॉन साइन गामा, गामा यानी कि 90 डिग्री, साइन गामा साइन 91, वो 10 ही आ गया सर। वाह सर मज़ा आ गया। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इक्वल हो गए। यही लामिक थ्योरम बोलता है कि अगर कभी भी इक्विलिब्रियम ट्रायंगल अगर इक्विलिब्रियम बन रहा हो और अगर आप उसको वर्टेक्स से पास होने एंगल बना लें, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगी। और देखिए यहाँ पे हो रही है, हमने भी प्रूफ किया ना इसको। तो अगर कल को इस पर सवाल आ जाए, जैसे यहाँ पे मैं आपको दे दूँ 6 और 10 इतने सवाल अच्छा बने, सॉल्व करा दूंगा कभी, तो मतलब आपको समझ आ रहा है लामिक थ्योरम वेरीफाई कैसे कर रहा हूँ, लामिक थ्योरम ऐसे वेरीफाई करते हैं। तो लेट्स से आपको सब कुछ गिवन हो, मान लीजिए गामा ना गिवन हो, तो कितने डिग्री पे मैं एंगल लगाऊं ताकि वो सी वाला कितने डिग्री पे मैं एंगल लगाऊं ताकि ये वाला गामा कितने डिग्री पे लगाऊं ताकि ये रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम कह देते हैं। इक्विलिब्रियम माने क्या, लामिक थ्योरम वैलिड होना चाहिए। तो उसके लिए हम देखिए, मुझे ये भी नोन है, ये भी नोन है और ये भी पता होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन गामा निकाल लूँगा ना। तो ऐसे का कोई भी एक वैल्यू अननोन है तो मैं उसमें एक या दो वैल्यू अननोन मैं आराम से इसमें लामिक थ्योरम यूज करके निकाल सकता हूँ। आई बात समझ में। तो ऐसे लामिक थ्योरम का यूज़ करते हैं। लामिक थ्योरम ये है, ये लामिक थ्योरम आपको याद होना चाहिए। ये जो मैंने लिखा ना आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल ये याद होना चाहिए। इसमें याद क्या करना है, ए के नीचे ए के अपोजिट, बी के नीचे बी के अपोजिट एंगल, सी के नीचे सी के अपोजिट एंगल साइन में देखिए, तो उनको वर्टेक्स से पास करा लिया, ऐसे लिख लीजिए, लामिक थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो और शायद इसको कुछ देर के लिए कॉन्स्टेंट कुछ बोल भी सकते हैं, बोलने क्या है, ठीक हो गया, मतलब लामिक थ्योरम बनाई है। तो ठीक, आपका वेक्टर तो खत्म हो चुका, आई थिंक लेक्चर आपका 1.5 का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी वेक्टर आपका पूरा खत्म हो चुका, इतना ही है वेक्टर में। 3 लेक्चर में बहुत अच्छे से वेक्टर खत्म किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, हर एक चीज़ करी गई है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा डाउट है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं क्वेश्चन कराया था ना, मैं बहुत पहले कराया था क्वेश्चन, आई थिंक इसकी वैल्यू समथिंग 6 आ रही थी, जो वर्टिकल में 4 निकाला ना, मतलब 4, इसकी वैल्यू 6 आ रही थी, जो जहाँ तक मुझे याद है। 12 - 6, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैं कैलकुलेशन में करना नहीं चाहता, एक बार मैं भी देख लूँगा बाद में। कुछ गलती को मुझे व्हाट्सएप पेमेंट लीजिएगा। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि उसमें था 6 था क्या उस टाइम पे, आई थिंक 6 ही था यार, कुछ इतना रिमेंबर नहीं, पर हाँ थोड़ा सा लग रहा है अजीब सा। ठीक है, आई थिंक जो भी है समझ आ चुका आपको। तो यही है सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, देन लामिक थ्योरम, एक वेक्टर का अच्छा सा रेजोल्यूशन का क्वेश्चन, इतना ही है। यहाँ तक आपको वेक्टर क्लियर है, तो आप मुझसे आगे फिजिक्स पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जितना मैंने पढ़ा को बहुत अच्छे से समझ आया, तो बिल्कुल भी परेशान मत करिएगा, हम लोग आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से चीज़ों को पकड़ते चलेंगे। कुछ भी आपको रटना या ऐसे रटना नहीं पड़ेगा, बस कुछ चीज़ समझ आएगी अच्छी से, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 9th में आपने जो पढ़ा होगा बेसिक लॉज, V = U + AT, इक्वेशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करके अच्छे लेवल पर पूरी काइनेमेटिक्स में जाएंगे। काइनेमेटिक्स के सवाल आते हैं, फिर कम आते हैं पर आते हैं, पर हाँ आना चाहिए काइनेमेटिक्स से। तो इतना ही आज के लिए, ठीक है। फिर इस सेशन को एंड करते हैं, तब पढ़ते रहिए सभी लोग। बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।